लाइक कर दो तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखो, आखिरी तक देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है ये और इसको हम कंप्लीट करेंगे। अपने डाउट्स जो भी है इससे रिलेटेड पूछो, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। पूरे बायोलॉजी के बुक में ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये मतलब उसमें इंटरेस्टिंग ही इतना है ये, ठीक है। हमारे बॉडी में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन मेंडल ने तब बता दिया था जब एक्चुअली डीएनए का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था। तो मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊंगा इसकी, जिसके बारे में आपको जान के बहुत ही मतलब एक तरीके से आपको भी प्राउड फील होगा कि भाई वो बंदा क्या लेवल का इंटेलिजेंट होगा जिसने उस टाइम ये सारी चीजें बता दी जब डीएनए भी डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। हमको पता है हमारे कैरेक्टर डीएनए से ट्रांसफर होते हैं, उस टाइम पे तो डीएनए भी डिस्कवर नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं था। उस टाइम पे मेंडल ने ये सब बता दिया था कि किस तरीके से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते होंगे, है ना। तो इस लेक्चर के लिए एक बड़ा लाइक मेंडल के लिए करो, मेरे लिए नहीं तो कम से कम उस साइंटिस्ट के लिए करो जिसके कारण आज हमको पता है कि हमारे कैरेक्टर कैसे अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसके वजह से मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चेस हुई जिसके वजह से आज बड़ी बड़ी बीमारियों के हम देखते हैं इलाज ढूंढ पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है ये, ठीक है। लाइक कर दो तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी हम फाइनली लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी लेक्चर के साथ बने रहिए कंटिन्यू में। देखो, तो चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारे पास इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है और इस चैप्टर में आप अपने लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो जब भी आपको पूछने रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइव कमेंट सेक्शन आपका पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पे, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग ऑन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाते हैं। जनरली हम देखते हैं हमारे माता पिता के कैरेक्टर हमारे बॉडी में आते हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस बोलते हैं हमारा नाक, कान, आंख, मुंह, हमारी हाइट या हमारा बॉडी कलर ये हमारे माता पिता से मैच करता है। बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे बॉडी में आते हैं और ये बेसिकली इसको हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। वेरिएशन क्या होता है? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज सम डिसिमिलैरिटी। हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी रखता है। इंस्टेड ऑफ अपने माता पिता के भी बारे में बात कर लो, आप बोलते हो आपके माता पिता के कैरेक्टर आपके बॉडी में आते हैं, लेकिन क्या वो 100% आते हैं? ठीक है, 100% कैरेक्टर हमारे बॉडी में नहीं आते। इसमें से कुछ कैरेक्टर वैरी करते हैं, मतलब हमारे माता पिता की हाइट मान लो ज्यादा है तो हो सकता है हमारी हाइट थोड़ी कम भी हो सकता है हमारा बॉडी कलर उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो ये डिपेंड करता है कि हमेशा हमारे कैरेक्टर अपने माता पिता से मैच नहीं करते, इवन हमारे भाई बहनों से मैच नहीं करते और बाकी लोगों से तो बिल्कुल ही नहीं करते, ठीक है। तो उसी को आप क्या बोलते हो? वेरिएशन, डिसिमिलैरिटी अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द जेनेटिक रिलेटिव वंस, ठीक है। तो जेनेटिक रिलेटिव लोगों से भी हमारे कैरेक्टर जो है वो थोड़े से डिफर करते हैं। इसके अलावा हमारे भाई बहनों से, हम बाकी के लोगों से कैरेक्टर डिफर करते हैं, तो इसको वेरिएशन बोलते हैं। तो एक कंसेप्ट आप समझ गए, इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर ट्रांसमिशन, वेरिएशन का मतलब बेसिकली आप बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, ठीक है, क्लोजेस्ट जेनेटिक रिलेटिव्स। तो यहाँ पे वही बोला है, कुछ क्वेश्चन पूछे, इज देयर सिमिलैरिटी बिटवीन पैरेंट एंड ऑफस्प्रिंग? ऑब्वियसली सिमिलैरिटी है, उसी को तो इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। व्हाट द रोल्स ऑफ क्रोमोसोम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्रोमोसोम अगली जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेसिकली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है जो कि कैरेक्टर को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। क्रोमोसोम बेसिकली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है जो कि कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाउ आर हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस? हाइब्रिड सीड कैसे बनाते हैं हम लोग? दो बेस्ट क्वालिटी के प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको क्रॉस करके हाइब्रिड क्वालिटी के प्लांट बनाते हैं, मतलब दोनों के कैरेक्टर एक प्लांट में आने चाहिए। देखो इसको नीचे समझते हैं। तो हमारे पास एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है हमारे पास टॉल, ठीक है, एक प्लांट है हमारे पास ड्वार्फ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे दोनों कैरेक्टर, या एक प्लांट हमारे पास मान लो, हम थोड़ा सा एग्जांपल उसमें से लेते हैं, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन नाम से चैप्टर है उससे, ठीक है। एक प्लांट हमारे पास मान लो अच्छा फूड प्रोड्यूस करने वाला एक प्लांट है, ठीक है। हाँ, हेलो सीईटी है सबके लिए, हाँ बता रहा हूँ, महेश गायकवाड़ सीईटी के हम डिस्कशन कर रहे हैं, वन शॉट में ये लेक्चर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा, ठीक है। और आप लोगों का काम है कि आप इस लेक्चर के साथ बने रहो और वीडियो को एक एक लाइक कर दो, जो भी वीडियो में आता है लाइक जरूर कर दो, ठीक है। अब डिस्कस कर रहे हैं, मान लो एक प्लांट हमारे पास एक अच्छा फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इसमें फ्रूट का साइज बड़ा है, ठीक है, और दूसरा प्लांट हमारे पास है जो कि डिसीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये डिसीज रेजिस्टेंट है।
तो जब हम दोनों के कैरेक्टर के क्रॉस करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा हाइब्रिड प्लांट आएगा जिसमें अच्छा फ्रूट भी होगा, अच्छा फ्रूट साइज भी होगा, और वो डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा, तो डिसीज रेजिस्टेंट भी है और उसमें फ्रूट साइज भी बड़ा है। तो हमने क्या किया, ये दोनों पेरेंट के कैरेक्टर इस प्लांट में मर्ज कर दिए, मतलब इस प्लांट में आ गए, हाइब्रिड प्लांट में। ठीक है, तो हाइब्रिड वो होता है कि जब दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक साथ एक जनरेशन में आते हैं तो उसको आप हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दो दो अलग अलग चीजों की मिक्सिंग करना, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कुछ रिएक्शंस होती है, दो अलग अलग प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को मिला के एकदम एक नया ही कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसा ही आप यहाँ पे बायो में भी पढ़ते हो कि बिल्कुल अलग कैरेक्टर को मिक्स करके दोनों कैरेक्टर एक ही जनरेशन में शो करना, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस की बात की है कि हमारे पास जो हेरिडिटरी का यूनिट है ये क्या है, ये क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए होता है। ठीक है, तो जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसको हेरिडिटी बोला जाता है। ग्रेगर मेंडल ने ये एक तरीके से, इनका जन्म 1822 में हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। इन्होंने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पी प्लांट पे। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मेंडल ने बहुत सारे एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इन्होंने दिया, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको, अब रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस पूछा है, तो मेंडल के सक्सेस के क्या कारण है वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक मेंडल की स्टोरी बता देता हूँ। देखो, मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका जन्म बेसिकली 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ठीक है, 22 जुलाई, ये नाम याद रखने की मतलब ऐसा जरूरी नहीं है खास, बट ये ईयर बड़ा याद रखना है। ठीक है, 1822। ठीक है, 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ। ठीक है, जन्म हुआ, इनका बर्थ डे थे। ठीक है, तो मेंडल का बर्थ हुआ। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना बेसिकली मतलब अपना जो एजुकेशन है वहाँ की एक मोनेस्ट्री से कंप्लीट किया। मोनेस्ट्री मतलब जैसा हमारे इधर हिंदुओं में ये होता है गुरुकुल, ठीक है, मोमेडियंस में ये होता है मदरसा, वैसे ही चर्च में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके पास चर्च में पढ़ाया जाता है, तो मोनेस्ट्री होता है। ठीक है, तो मोनेस्ट्री में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। मोनेस्ट्री में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अराउंड हम मानते हैं कि 1847 में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर वो कहाँ गए, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ठीक है, वियना की एक यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, मतलब अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किस में किया उन्होंने? नेचुरल साइंस और स्टैटिस्टिक में किया। ठीक है, ग्रेजुएशन किया उन्होंने नेचुरल साइंस एंड स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक एक मैथ्स की ही ब्रांच होती है, स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसमें किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1950 मतलब एक तरीके से 1951 से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, 1954 समथिंग से। ठीक है, फिर वो वापस आए। वापस जब आए अपने चर्च में पढ़ाने लगे एज अ टीचर, तो उनको लगा कि यार मुझे कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो उन्होंने 1853 से अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया, 1853-54 से। ठीक है, 1854 से चालू किया और 1863 में कंप्लीट कर दिया। 1863 में इनका वर्क कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। 1865 में इन्होंने बुक पब्लिश करी अपनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम, ये ईयर आपको याद रखना है। 1865 में इन्होंने अपनी क्या करी, एक तरीके से अपना वर्क पब्लिश किया, वर्क पब्लिश किया। ठीक है, बट उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, नो रिकॉग्निशन। ठीक है, नो रिकॉग्निशन, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना उनको एज अ साइंटिस्ट रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था। ठीक है, वो नहीं मिला। देखो, ये बंदा इतना एडवांस था कि अभी देखो, इन्होंने 1865 में अपना पूरा कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ये सब कुछ लिख के पब्लिश भी कर दिया। डीएनए की डिस्कवरी कब हुई थी? देखो, डीएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने की थी, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में लिखा है 1869 में। ठीक है, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में। मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया 1865 में, इसके 4 साल बाद डीएनए की डिस्कवरी, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने की। ठीक है, अब बताओ, डीएनए की डिस्कवरी 1869 में हुई, उसके बाद फिर आगे जाके 1901 में माइटोसिस मियोसिस ढूंढा गया, क्रोमोसोम ढूंढे गए। ठीक है, उसके बाद हमने फिर वो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि डीएनए को डिस्कवर करने की एज अ जेनेटिक मटेरियल खोज शुरू हुई। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट 1928 में किया, फिर 1944 में इसने किया, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने, फिर 1952 में हार्शीज एंड चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने एक्सपेरिमेंट किए
और इन एक्सपेरिमेंट के बाद करीब करीब 100 साल बाद ये पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है कि जिससे कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो 100 साल बाद किसी ने बताई, वो मेंडल ने 100 साल पहले बता दी थी अपने टाइम में, ठीक है। तो मेंडल, डार्विन के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे सोसाइटी में होके गए तो वो एक मेंडल थे। उन्होंने वो कैरेक्टरिस्टिक, वो क्राइटेरिया बता दिया 100 साल पहले, जो लोगों को ढूंढने में करीब करीब 100 साल लग गए, ठीक है। तो मेंडल अपने टाइम के बड़े ही एडवांस साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, 1865 में ही बता दिया कि कैसे कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। मेंडल की ये थोड़ी सी स्टोरी लाइन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो मेंडल का जन्म 1822 में हुआ, ठीक है। मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया, 1865 में पब्लिश किया, ये बड़ा जरूरी है जानना। फिर ये अपने टाइम के बड़े एडवांस साइंटिस्ट थे, ये भी आपको समझना जरूरी है। इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला खास, ठीक है, कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे डार्विन की एक बुक पब्लिश हुई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सारे साइंटिस्ट का ध्यान और सारी साइंटिस्ट कम्युनिटी का ध्यान उसी बुक के तरफ था, ठीक है। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स यूज किया था, तो जिसकी वजह से बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लोगों को हजम नहीं हो रहा था। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है या उनकी जो स्टडी है, उसको उस टाइम उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेंडल की डेथ हो गई 1884 में, मेंडल की डेथ 1884 में हो गई, और वो एज अ अनरिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट उनकी डेथ हो गई। आगे जाके उनका वर्क पब्लिक मतलब रीडिस्कवर हुआ 3 साइंटिस्ट के जरिए। जब माइटोसिस मियोसिस को डिस्कवर कर लिया गया तो 3 साइंटिस्ट थे, एरिक शेवार, ह्यूगो दे व्रीज और ऐसे 1-2 साइंटिस्ट। उन्होंने उसका वर्क रिकलेक्ट किया और फिर से उसको लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मेंडल के काम को लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर पब्लिश किया, ठीक है। तो जितने भी लोग वीडियो में बने हुए हैं, जिनको भी ये मेंडल की स्टोरी पसंद आई, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो वीडियो को, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने कॉलेज ग्रुप्स पे शेयर कर दो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जाने चाहिए। अब लाइव में रेगुलर आने का मेरा वो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई हाँ, अपने क्लास में है कुछ लोग पढ़ने वाले, ठीक है। आगे का डिस्कशन करते हैं। तो मेंडल ने अपना स्टडी पी प्लांट पे किया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डेफिनेशन हम समझते हैं। फैक्टर किसको बोला मेंडल ने, फैक्टर किसको बोला, फैक्टर उन्होंने उस यूनिट को बोला जिससे हेरिडिटी होती है या जिससे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आज के डेट में हम उसको जीन के नाम से जानते हैं। आज के डेट में हम उसको किसके नाम से जानते हैं, जीन के। तो इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी जिससे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। इसी को उन्होंने अब पार्टिकल बोला, पार्टिकल प्रेजेंट बिटवीन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो आज के डेट में हम इसको जीन के नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेंडल ने ना डीएनए देखा था ना जीन देखा था। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मेंडल के लिए क्या था, वो एक ऐसी छोटा कुछ था, बॉडी के अंदर कुछ तो है, ऐसा उन्होंने बोला, कुछ तो है। वो कुछ को उन्होंने फैक्टर नाम दिया और वो फैक्टर से ही कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, ऐसा बताया। तो फैक्टर उनके लिए एक यूनिट था जिससे इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। फिर जीन, हम आज के डेट में उस फैक्टर को जीन के नाम से जानते हैं, जो कि एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है। अलील, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ध्यान दो। अलील क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जरा आप याद करो, ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं, आपको याद होगा कितने, 23 पेयर। पेयर का मतलब क्या है, जोड़ी। तो मान लो ये हमारे पास एक जोड़ी है, ठीक है, ये एक जोड़ी है, तो ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है, 1 पेयर। अब 1 पेयर में मैं बोल रहा हूं कि कोई जीन है, जीन, एक जीन यहां है, उसी वही जीन यहां है, थोड़ा उसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ा बनाते हैं, मान लो हमारे पास ये एक पेयर है क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें एक जीन यहाँ है, तो उसी लोकेशन पे वो जीन सेम यहाँ है। यहाँ पे उस जीन का डोमिनेंट फॉर्म, यानी मान लो कोई आपका ये मदर से आया हुआ जीन है, ये फादर से आया हुआ जीन है, ठीक है। आपके आई कलर के बारे में कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आई कलर का कैरेक्टर है, बस आई कलर, यहाँ पे ब्लैक आई कलर का कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ब्राउन आई कलर का कैरेक्टर है, ठीक है, ब्राउन। तो ब्लैक आई कलर है, ब्राउन आई कलर है। अब ये दोनों ही कैरेक्टर आपके बॉडी में है, आपके बॉडी में ब्राउन आई कलर का भी जीन है और आपके बॉडी में ब्लैक आई कलर का भी जीन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक आंख ब्राउन और एक आंख ब्लैक दिखेगी, नहीं ना। तो दोनों आंखें आपकी या तो ब्राउन दिखेगी या तो ब्लैक दिखेगी। तो मान लो अगर आपकी दोनों आंखें ब्राउन दिख रही है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ब्राउन का ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है। तो ये दोनों कैरेक्टर जब एक साथ है और उसमें से ब्राउन आपका आई कलर शो हो रहा है, तो ये डोमिनेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये एक ही जीन है। जीन किसका है, आई कलर का। जीन एक है, लेकिन जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, 2 अलग अलग यहाँ पे हम जगह मतलब सेम लोकाई पे देख रहे हैं, क्रोमोसोम के लोकाई यानी पोजीशन। तो हम क्या बोल रहे हैं, जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, एक ब्लैक एक ब्राउन, ठीक है। वैसे ही प्लांट के लिए अगर आप देखो तो कैपिटल T टॉलनेस का
और स्मॉल टी ड्वार्फनेस का, ये दोनों साथ में, लेकिन प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, दो अल्टरनेटिव फॉर्म एक ही जीन के, हाइट है, प्लांट का कैरेक्टर है हाइट, हाइट के जीन नहीं, ये भी कैपिटल टी भी हाइट का जीन है, स्मॉल टी भी हाइट का जीन है। कैपिटल टी टॉल हाइट का है, स्मॉल टी ड्वार्फ हाइट का है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये दोनों एक ही कैरेक्टर के जीन है, एक ही जीन लोकाई पे है, इनकी पोजीशन एक क्रोमोसोम पे सेम है, लेकिन ये पोजीशन सेम कौन से क्रोमोसोम पे, होमोलॉगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और जिनके बेसिकली हम देखते हैं जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम होता है। मतलब यहाँ पे अगर 10 जीन है तो यहाँ पे भी 10 जीन होंगे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हाइट का जीन है तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे हाइट का जीन होगा, ठीक है। तो आप बोलते हो कि जहाँ पे कैरेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है, पूरा उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उनके जीन से सिमिलर होते हैं, उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अलील का डेफिनेशन क्या होता है, अलील का डेफिनेशन होता है, ठीक है, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, 2 और मोर, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है ना, बोला ना, ये यहाँ पे 2 फॉर्म है, कभी कभी 2 से ज्यादा हो सकते हैं। प्रेजेंट ऑन सेम लोका, इनकी लोकेशन देखो, इनकी लोकेशन यहाँ पे सेम है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सेम लोका, प्रेजेंट ऑन सेम लोका, और कहाँ पे, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे इनकी लोकाय क्या होती है, सेम होती है, उसको आप अलील बोलते हैं। तो अलील कैरेक्टर के होते हैं 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है, कभी कभी 2 से ज्यादा भी होते हैं, उसको मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अलील के बारे में आपने समझ लिया। अब डोमिनेंट क्या है, जब दोनों अलील एक साथ होते हैं, देखो डोमिनेंट और रेसेसिव, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे दोनों अलील जब एक साथ है तो वो अलील जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो अलील जिसका कैरेक्टर शो हो पा रहा है, वो अलील जिसका कैरेक्टर क्या हो पा रहा है, शो। जैसे हमने बोला कैपिटल अलील किसको, कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, टॉल को, ठीक है, और ये स्मॉल टी किसको डिनोट करता है, ड्वार्फ को, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं लेकिन एनिमल जो है या प्लांट जो है ये कैसा दिख रहा है हमको, ये तो टॉल ही दिख रहा है, पूरा ड्वार्फ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ये वाला अलील खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और ये वाला एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको रेसेसिव बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कशन करना है, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, बाहर से अगर मान लो उस अलील में कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, लेकिन बाहर से वो प्लांट तो हमें टॉल दिख रहा है, बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, हमको नहीं पता अंदर अलील क्या है, लेकिन हमको बाहर से वो टॉल दिख रहा है। तो बाहर का एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जीनोटाइप क्या है, अंदर जो अलील है, ठीक है, अब बाहर से तो टॉल दिख रहा है लेकिन अंदर ड्वार्फ का भी जीन है ना, अंदर ड्वार्फ का भी जीन है, तो वो जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, कि वो अंदर कौन से जीन से बना है, बाहर तो हमें टॉल दिख रहा है लेकिन अंदर भाई ड्वार्फनेस का भी अलील छुपा हुआ है, ठीक है। फिर हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, होमोजाइगस दोनों अलील जब सेम सेम हो तो ये होमोजाइगस टॉल हो गया, ठीक है, और ये होमोजाइगस क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, ठीक है। तो टॉल और ड्वार्फ होमोजाइगस हो सकते हैं, मतलब डोमिनेंट भी होमोजाइगस हो सकता है, रेसेसिव भी होमोजाइगस हो सकता है। हेट्रोजाइगस क्या है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे 2 अलग अलग अलील रहे, एक अलील डोमिनेंट रहे और एक अलील रेसेसिव रहे, ठीक है। तो ये मैं हाइट का ले रहा हूँ जनरली, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप आई कलर का ले सकते हैं, ये ब्राउन आई कलर का, ये ब्लैक, ठीक है। तो ब्राउन वाला डोमिनेंट है, ब्लैक वाला रेसेसिव है, ठीक है, और दोनों साथ में है तो मतलब हेट्रोजाइगस, दोनों सेम सेम है, कैपिटल बी ऐसा होगा, ठीक है, या स्मॉल बी होगा तो ये आप बोलेंगे होमोजाइगस, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो इसी को प्योर लाइन भी बोलते हैं। प्योर लाइन क्या होता है, वही कैपिटल बी कैपिटल टी, ये प्योर लाइन, ठीक है, ये प्योर लाइन, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, इसी को हाइब्रिड बोलते हैं आगे, जैसे हेट्रोजाइगस, ठीक है, तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हाइब्रिड है, दोनों अलील एक साथ एक इसमें है, हाइब्रिड अलग अलग, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हाइब्रिड है, ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड क्या, एक कैरेक्टर के लिए जब हाइब्रिड होता है तो उसको मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। हेट्रोजाइगस फॉर ओनली सिंगल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर ले लेते हैं हाइट का, कैरेक्टर कौन सा ले लेते हैं, हाइट का। हाइट के कैरेक्टर के लिए, ठीक है, हाँ थैंक यू तनिष्क साबड़े भाई, वीडियो को लाइक कर दो एक बार प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को, जनरली आप देखते होंगे मेरे लेक्चर्स में मैं जनरली वीडियो को लाइक करने नहीं बोलता हूँ, बट हम आज लाइव ले रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि हम आज लाइव ले रहे हैं तो मैं आपसे एक मतलब एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। आपको पता होगा यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है कि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके तरफ से भी मेरे लिए एक क्या बोल सकता है, फेवर होगा, फेवर, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए ये फेवर कर रहा हूँ ऐसा बोल नहीं सकते, वैसे मैं तो टीचर हूँ, मेरे को पसंद है पढ़ाना तो मैं पढ़ाता हूँ,
ठीक है। तो आप मेरे लिए एक फेवर कर दो कि एक लाइक कर दो, जिससे क्या होगा कि हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, है ना। मेरा भी एक मोटिवेशन बूस्ट होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट ला पाऊंगा, ठीक है। तो एक लाइक कर दो जल्दी से। तो हम बात कर रहे हैं एक हाइट का कैरेक्टर ले रहे हैं, मान लो एक ही कैरेक्टर है, तो यहाँ पे कैरेक्टर कैसा लिया हमने, सिंगल। ये कैरेक्टर कैसा है, सिंगल कैरेक्टर है भाई, ठीक है। दिख नहीं रहा है ना आपको, 2 मिनट, उसको मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो हाइट का एक सिंगल कैरेक्टर है, मान लो ये सिंगल एक हाइट का एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो हाइट के कैरेक्टर के लिए अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड बनाऊं, तो ये हाइब्रिड कितने कैरेक्टर के लिए बना है, 1 कैरेक्टर के लिए, 1 कैरेक्टर के लिए। तो हाइब्रिड जब एक ही कैरेक्टर के लिए बनता है तो उसको मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड इज व्हाट, द हाइब्रिड प्रोड्यूस फॉर ओनली सिंगल कैरेक्टर, द हाइब्रिड प्रोड्यूस फॉर ओनली सिंगल कैरेक्टर, उसको मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। F1 जनरेशन क्या होता है, 2 प्योर लाइन को क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन मिलता है। देखो F1 क्या है, F1 को ही F1 हाइब्रिड या F1 प्रोजेनी भी बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी को क्रॉस कर रहे हैं, मान लो स्मॉल टी के साथ, तो प्योर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ये प्योर है, प्योर टॉल है ये, ठीक है। ये प्योर ड्वार्फ है, प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ है। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको कैपिटल टी दोनों में से कोई भी एक ही आता है। देखो हमें पता है कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है, और गमिट जब बनता है तो गमिट में डिप्लॉइड में से कोई भी एक हैप्लॉइड आता है। मतलब ये जो होमोलॉगस पेयर आपने बोला, ये वाला, ये होमोलॉगस पेयर बोला, तो अगली जनरेशन में ये पूरा पेयर नहीं जाता, कैपिटल टी इधर है स्मॉल टी इधर है, ये इसमें से कोई भी एक ही जाएगा, ये कोई भी एक ही इधर अलग जाएगा, तो गमिट अलग अलग बनते हैं। तो मान लो इसमें से दोनों में से कैपिटल टी आ गया, और ये स्मॉल टी में से ये स्मॉल टी आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका एक हाइब्रिड बन गया, और ये टॉल है, टॉल हाइब्रिड है। अब ये हाइब्रिड एक ही कैरेक्टर के लिए बना है हाइट के, तो उसको मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। और ये जो जनरेशन आया है, 2 प्योर पेरेंट को क्रॉस करने से जो जनरेशन आपको आया है, उसको F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलेंगे। फिलियल का मतलब होता है यहाँ पे सन, सन मतलब सूर्य नहीं, सन का मतलब होता है पुत्र, पुत्र, सूर्य पुत्र नहीं, ठीक है। तो सन का मतलब होता है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग, आने वाला नया बच्चा, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो सर बोर्ड पे सिखाइए सर जी प्लीज नेक्स्ट लेक्चर। अरे बोर्ड पे लेक्चर लेना कैसा बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा उसमें कैसा एडिटिंग करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ईजी है, और नॉलेज आपको कहीं पे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वही चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है। नॉलेज की कमी कहीं पे नहीं होगी आपको, इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। लेकिन क्या है कि एज अ टीचर हमारी लाइफ जो है वो भागदौड़ वाली रहती है, ठीक है। हमको बहुत सारे जगह पढ़ाना होता है, खुद का टाइम मैनेज करना होता है, इसलिए मैं रेगुलर लाइव नहीं ले पाता, मैं संडे को लेता हूँ, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे क्वालिटी दे रहा हूँ वो आपको बिल्कुल मतलब 100% मिलेगी। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो हर जगह सेम होता है, कहीं पे ऐसा मैं ये नहीं करता, ठीक है। तो बोर्ड पे भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, और यहाँ पे भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। चलो, तो F1 जनरेशन देख लिया। F2 भी क्या होता है, F1 को क्रॉस करेंगे तो F2 आता है। ये देखो, ये आपका F1 आया है, देखो यहाँ पे ये कैरेक्टर दिख रहा है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो यहाँ पे स्मॉल टी होगा, ठीक है। स्मॉल टी में से स्मॉल टी आया, कैपिटल टी में से ये आया, ये आपका F1 जनरेशन आया। F1 जनरेशन को F1 को क्रॉस किया, देखो ये एक F1 है, ये दूसरा F1 है। F1 को क्रॉस किया तो ये कौन सा जनरेशन आया, F2 जनरेशन आया। तो यहाँ पे F1 के कैरेक्टर अलग कर दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इधर भी F1 के कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर मेल कर दिया, इधर मेल कर दिया, इधर फीमेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी कैपिटल टी ये कैपिटल टी टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हो जाएगा, और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, इधर से स्मॉल टी क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच अभिषेक, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते हो अच्छे से, इसलिए समझ आता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको समझ आता है, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको कैसे समझ आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग मेहनत करोगे तो कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, मेरा ऐसा मानना है। बुरे से बुरा टीचर भी अगर आप उसको समझो ध्यान से वो क्या बोलना चाहता है तो आपको समझ आएगा, ठीक है। कोई भी टीचर को नॉलेज होता है तभी वो पढ़ाता है। अब आगे देखो, बैक क्रॉस की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, होमोलॉगस क्रोमोसोम हमने पढ़ लिया कि ऐसे क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं और जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, मतलब उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, जेनेटिकली भी वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम को आप, आइडेंटिकल क्रोमोसोम को आप होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हो। डिप्लॉइड सेल में वो पेयर में होते हैं, साथ में होते हैं, ठीक है। आगे बैक क्रॉस को हम पढ़ते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट के साथ होता है तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैपिटल टी क्रॉस होता है स्मॉल टी के साथ, तो आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 आ गया, ठीक है।
अगर ये F1 जनरेशन का क्रॉस में इसके साथ करूं या इसके साथ करूं, मतलब पेरेंट के साथ करूं, मतलब F1 का क्रॉस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, या तो कैपिटल टी का साथ करूं, ये वाला क्रॉस, ठीक है, ये देखो ये वाला क्रॉस किया मैंने अभी, ठीक है, या मैं ये दूसरा क्रॉस करूं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करूं, मतलब मैं अब ये वाला क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी क्रॉस में करूं उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि क्रॉसिंग विथ वन ऑफ द पेरेंट, कोई भी F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट के साथ आप कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आप बोलते हो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में सिर्फ ये रेसेसिव वाला ही आता है। टेस्ट क्रॉस को आप ये वाला बोलते हो, ये टेस्ट क्रॉस है, इसको आप टेस्ट क्रॉस भी बोलते हो, ठीक है। तो F1 जनरेशन का क्रॉस विथ ओनली रेसेसिव पेरेंट, इसको आप टेस्ट क्रॉस भी बोलते हो। तो टेस्ट क्रॉस भी बोलते हो इसको, और इसको बैक क्रॉस भी बोलते हो, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलते हो, सिर्फ 2 मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, है ना। तो आप इसको टेस्ट क्रॉस भी बोलते हो, इसको बैक क्रॉस भी बोलते हो, ठीक है। टेस्ट क्रॉस भी बोलते हो, बैक क्रॉस भी बोलते हो, ठीक है, दोनों को। लेकिन ऊपर वाला जो आपने लिखा है, ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ बैक क्रॉस ही बोलते हो। ये इसको सिर्फ बैक क्रॉस बोलते हो, टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बन के आता है यहाँ से। एक स्टेटमेंट क्या बन के आता है कि आपके टेस्ट क्रॉस को आप बैक क्रॉस बोल सकते हो, लेकिन बैक क्रॉस को आप टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते। देखो स्टेटमेंट क्या बन रहा है, ये जो टेस्ट क्रॉस है ये वाला, ये टेस्ट क्रॉस को आप बैक क्रॉस बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इस बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो आप बोल रहे हो टेस्ट क्रॉस कैन बी द बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस कैन नॉट बी द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो देखो ये जो हमने क्रॉस किया यहाँ पे, ये जो क्रॉस किया, इसमें कितने प्लांट टॉल आए, ये टॉल आया, ये टॉल आया, ये भी टॉल आया, ठीक है, लेकिन ये क्या आया, ड्वार्फ आया। तो आप देखो फिनोटिपिकली अगर बाहर से देखोगे तो 3 प्लांट आपको लंबे दिखेंगे और 1 प्लांट आपको छोटा दिखेगा, ठीक है। तो 3 टॉल दिखे आपको सीधा सीधा और 1 आपको ड्वार्फ दिखा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिनोटिपिक। फिनोटिपिक का मतलब सिर्फ बाहर से क्या दिख रहा है, बाहर से 3 टॉल दिख रहा है, 1 ड्वार्फ दिख रहा है, तो इसको फिनोटिपिक रेशियो बोलेंगे, ठीक है। फिर जीनोटिपिक मतलब उसमें जीन कौन कौन से, तो देखो कैपिटल टी कितने हैं, 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है, ठीक है, और स्मॉल टी कितने हैं, ये 1 है। तो आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, ये आया 1:2:1, ठीक है। तो ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है। जरा देख लेते हैं भाई कितने लाइक हो चुके हैं अपने वीडियो पे अभी तक, ठीक है। तो अभी तक अपने वीडियो पे 4 ही लाइक हो चुके हैं क्या, 2 मिनट, हाँ, तो ये है 16 लाइक, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू भाई सभी को, ठीक है। आगे डिस्कशन करते हैं, ऐसे ही वीडियो को लाइक करो और आगे प्रमोट करो, है ना। अपने ग्रुप्स, कॉलेजेस के ग्रुप होंगे, दोस्त होंगे, उनको शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ठीक है, और पास में रखने से कम हो जाता है कम हो जाता है क्योंकि हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो टॉपिक को डिस्कस करना बड़े ज़रूरी है। आपको क्या लगता है हम टीचर ऐसे ही टीचर बन गए, हम अपने टॉपिक्स को अपने दोस्तों के साथ बार बार शेयर करते थे, बांटते थे, उनसे डिस्कस करते थे, इसी वजह से आज हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। चलो आगे का डिस्कशन करते हैं। 4 लोग ऑनलाइन हैं, बड़ा अच्छी बात है जो भी है। अब हम बात करते हैं, हम मेंडल के क्रॉस की बात करते हैं। तो मेंडल ने 2 क्रॉस किए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, और उसमें से मेंडल ने 2 लॉ दिए, ठीक है। तो मेंडल ने 2 तरीके के क्रॉस किए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, और 2 लॉस दिए मेंडल ने। तो इसको समझते हैं जरा। देखो अब मैं आपको मेंडल के 2 क्रॉसेस बताता हूँ। मेंडल ने पी प्लांट पे क्रॉस किया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने किस पे क्रॉस किया, पी प्लांट पे। पी प्लांट पे उन्होंने कुछ कैरेक्टर पे क्रॉस किया पी प्लांट के। तो ये 7 कैरेक्टर है, ये 7 कैरेक्टर है। उसके डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म आपको पता होने चाहिए, एमएसटी सीटी में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर है। कौन कौन से 7 कैरेक्टर है, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर का शेप नहीं सॉरी, फ्लावर कलर, फ्लावर की लोकेशन और प्लांट की हाइट, ठीक है। सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर शेप, फ्लावर कलर, और ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, एफपीएस याद करना है। एफपीएस पहले प्लांट हाइट, हाइट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और आप याद करोगे एफपीएस। मैं जरा आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, इसको कैसे याद करना, ठीक है। आप याद करोगे एफपीएस, ठीक है। क्या याद करोगे, एफ पी एस, ठीक है। एफपीएस याद रखते हो, ठीक है। फ्रेम रेट पर सेकंड ऐसा कुछ होता है ना, फ्रेम रेट पर सेकंड, ठीक है। ये गेम्स में वगैरह यूज होता है एफपीएस, ठीक है। और हाइट का पहले ही याद रखना है, हाइट,
HIGHT, सबसे ऊपर हाइट। तो हाइट के बारे में आपको पता है, टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रेसेसिव है, ठीक है। फिर F से फ्लावर आएगा दो, ठीक है, फ्लावर आएगा। फ्लावर का पहले आएगा पोजीशन, फिर फ्लावर का क्या आएगा, कलर, ठीक है। फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर। अब पोजीशन में भी दो, एक एक्शियल है, एक टर्मिनल है, ठीक है। तो एक्शियल डोमिनेंट आएगा, टर्मिनल रेसेसिव आएगा। कलर में भी देखो, वॉयलेट है और वाइट है, ठीक है। यहाँ पे P में भी 2 बार P आएगा, S में भी 2 बार S आएगा। P फॉर पॉड शेप, पॉड कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर। फिर यहाँ पे ये इधर पॉड का कलर, ठीक है। फिर सीड का भी शेप और सीड का भी कलर, ठीक है। फिर पॉड का शेप आपको इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। पॉड का कलर ग्रीन येलो है, ठीक है। यहाँ पे शेप ऑफ सीड राउंड रिंकल है, कलर ऑफ सीड ये, ठीक है। तो FPS से आप ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है। और इससे आपको डोमिनेंट रेसेसिव पता होना चाहिए। जैसे सीड का शेप यहाँ पे राउंड डोमिनेंट है, ठीक है। येलो कलर डोमिनेंट है सीड का, रिंकल्ड रेसेसिव है, ग्रीन रेसेसिव है, ठीक है। इन्फ्लेटेड यानी एकदम ऐसा मस्त, एकदम ताज़ा जो होती है, ठीक है, उसको इन्फ्लेटेड बोलते हैं, वो सही है, डोमिनेंट है। और कंस्ट्रिक्टेड यानी ऐसे सिकुड़ गई है, ठीक है, जो आपकी फल्ली है वो ऐसे सिकुड़ गई है, तो उसको कंस्ट्रिक्टेड, वो रेसेसिव है। ग्रीन आपका डोमिनेंट कलर है, येलो आपका रेसेसिव कलर है, पर्पल आपका व्हाइट का डोमिनेंट कलर है, व्हाइट रेसेसिव कलर है, ठीक है। एक्शियल पोजीशन जो है, एक्शियल क्या होता है कि जब स्टेम और लीफ के बीच में अगर ऐसा बर्ड आता है, ये देखो ये लीफ है, ये स्टेम है, इसके बीच में अगर ये बर्ड आ रहा है, ठीक है, तो उसको एक्शियल बोलते हैं। तो एक्शियल फ्लावर की पोजीशन है, ठीक है, तो डोमिनेंट है, और टर्मिनल है तो रेसेसिव है, ठीक है। टॉल प्लांट डोमिनेंट है और शॉर्ट प्लांट रेसेसिव है। तो ये आपने देखा है, तो ये आपको कैरेक्टर समझ गए। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन सा क्या किया था और एक्सपेरिमेंट में उनको क्या रिजल्ट मिले, वो सारे हम देखेंगे, और उससे मेंडल ने कौन से लॉस दिए वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये लॉज हमको डिस्कस करने हैं मेंडल के, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन इस चीज़ पे करेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मेंडल ने अपना सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि दो प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस करना, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, ठीक है, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेयर क्यों बोल रहे हैं, कैपिटल T स्मॉल t, वही ड्वार्फ और टॉल के लिए, ठीक है। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग, एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है, ऐसा बीच का कुछ नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एकदम अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर चूज किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कि दो प्योर पेरेंट का क्रॉस किया। दो प्योर पेरेंट सबसे पहले उन्होंने चूज किया। सबसे पहले उनका मोटो क्या था कि भाई दो प्योर पेरेंट मेरे को चूज करना है, ठीक है। 2 मिनट इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपन। हाँ, तो सबसे पहले उनका मोटो था कि दो प्योर पेरेंट मुझे चूज करने। अब दो प्योर पेरेंट उन्होंने कौन से चूज किए, वही एक प्लांट चूज किया कैपिटल T टॉल वाला, और एक प्लांट चूज किया स्मॉल t ड्वार्फ वाला। अब ये टॉल और ड्वार्फ उनको एकदम प्योर कैसे मिले होंगे, उन्होंने उसको बनाया। टॉल प्लांट को बार बार टॉल से क्रॉस किया, ठीक है, जो आया वो टॉल ही आया, तो टॉल को बार बार ऑब्टेन किया उन्होंने। पहली जनरेशन में टॉल को टॉल से क्रॉस किया, ये देखो टॉल को टॉल से क्रॉस किया। फिर जो आया उसमें कुछ टॉल आए होंगे, कुछ ड्वार्फ आए होंगे, ड्वार्फ को हटा दिया, फिर टॉल को टॉल से क्रॉस किया, ठीक है, फिर टॉल आया, तो ऐसे उन्होंने टॉल की प्योर लाइन बनाई। वैसे ही ड्वार्फ को ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया, ड्वार्फ की प्योर लाइन बनाई, क्योंकि पहले उनको नहीं पता था ना अंदर ये रेसेसिव डोमिनेंट ऐसे कुछ अलील है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे प्योर लाइन बना ली, ये प्योर लाइन बना ली, ये भी प्योर और ये भी प्योर, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस किया उन्होंने। क्रॉस करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ उन्होंने क्रॉस किया। अब उनको नहीं पता था कि इसमें कैपिटल T या स्मॉल t है, ऐसा कुछ उनको नहीं पता था। इनिशियली उनको थोड़ी पता है कि अंदर जीन्स क्या है, ठीक है, अंदर फैक्टर क्या है, उनको नहीं पता था। उन्होंने टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया। उन्होंने देखा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग आए 100% टॉल है, 100% ऑफस्प्रिंग टॉल है, हर कोई F1 जनरेशन का हर ऑफस्प्रिंग टॉल आया। अब उन्होंने देखा कि भाई मैंने 2 प्लांट को क्रॉस करके 10 प्लांट बनाए और 10 के 10 टॉल आ गए। फिर उन्होंने ऐसे 1000 प्लांट बनाए, 1000 के 1000 टॉल आ गए। उनको एक कंफ्यूजन हुआ कि ये ड्वार्फनेस का कैरेक्टर कहा गया। तो उन्होंने क्या किया, आगे F1 को क्रॉस किया,
ठीक है, आगे उन्होंने क्या किया, ये F1 के टॉल को, यानी ये जो टॉल मिला ये वाला, इस टॉल को ऐसे ही दूसरे सेम टॉल के साथ क्रॉस किया। ठीक है, जब उन्होंने ऐसे ही सेम दूसरे टॉल के साथ क्रॉस किया तो उनको क्या मिला, उनको 3 प्लांट, ठीक है, उनको 3 प्लांट टॉल मिले, मतलब रेशियो में बता रहा हूँ, 3 प्लांट टॉल मिले, तो 1 प्लांट क्या मिला, ड्वार्फ मिला। मतलब हर 4 में से 3 प्लांट टॉल मिले और 1 प्लांट ड्वार्फ मिला। मतलब उन्होंने बोला कि ये ड्वार्फनेस का कैरेक्टर यहाँ पे छुपा हुआ था, ये ड्वार्फनेस का कैरेक्टर यहाँ पे क्या हुआ था, छुपा हुआ था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो छुपा हुआ था, ये छुपा हुआ कैरेक्टर अब यहाँ पे वापस आ गया। और ये टॉलनेस का जो कैरेक्टर है उसने उसको दिखने नहीं दिया, टॉलनेस ने ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को दिखने नहीं दिया, उसको छुपा के रखा। अब ड्वार्फनेस का यहाँ पे क्यों दिखा होगा, क्योंकि वहां पे टॉलनेस का कैरेक्टर उसको दबाने के लिए नहीं होगा। तो उन्होंने क्या समझा कि यहाँ पे कैरेक्टर के 2 फॉर्म है, 2 अल्टरनेटिव। अब 2 अल्टरनेटिव फॉर्म को उन्होंने डोमिनेंट को कैपिटल लेटर दिया, ठीक है, तो कैपिटल टी ये प्योर टॉल को बोला उन्होंने। अब इसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्योर टॉल को कैपिटल टी बोला और प्योर ड्वार्फ को स्मॉल टी बोला। ठीक है, जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल साथ में आए होंगे, कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा होगा, स्मॉल नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए सारे 100% प्लांट के आ गए, टॉल आ गए। फिर जब उन्होंने आगे का एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने आगे क्या देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यही F1 जनरेशन को इसी के F1 जनरेशन के साथ क्रॉस किया, तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या आया, टॉल आया। ठीक है, टॉल आया। फिर यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल आया क्योंकि ये एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, स्मॉल टी और कैपिटल टी, ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपिटल पहले लिखते हैं हम, स्मॉल हमेशा बाद में लिखते हैं, तो ये भी टॉल ही आया। लेकिन आखिरी का देखो, स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या आया, ड्वार्फ आया। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हर 4 में से 3 प्लांट जो है वो आपके टॉल आ रहे हैं और 1 प्लांट ड्वार्फ आ रहा है, मतलब इसके रेशो आया 3:1। जो रेशो दिया उन्होंने वो क्या दिया, 3:1। और यहाँ पे वो क्लियर हो गया कि भाई कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। कैरेक्टर एक फैक्टर से ट्रांसफर होता है, उन्होंने ऐसा बोला, और उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा फॉर्म जो है वो रेसेसिव होता है। डोमिनेंट रेसेसिव को एक्सप्रेस करने नहीं देता। जब रेसेसिव दोनों सेम होते हैं, ठीक है, जब दोनों रेसेसिव सेम होते हैं तभी रेसेसिव एक्सप्रेस कर पाता है। यहाँ पे देखो, रेसेसिव दोनों साथ में, तभी रेसेसिव एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, कैरेक्टर किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैरेक्टर इनहेरिट बाय फैक्टर। कोई एक चीज है बोला उन्होंने, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर के कितने फॉर्म है बोला उन्होंने, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। उनको नहीं पता क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन है, कुछ नहीं पता, उन्होंने अपना अंदाजा लगाया। ठीक है, 2 फॉर्म में एक क्या है, 2 फॉर्म में एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट है, रेसेसिव। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया उन्होंने, ठीक है, और रेसेसिव को स्मॉल लेटर से डिनोट किया। डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है खुद को हमेशा, और जब डोमिनेंट एब्सेंट होता है, जब डोमिनेंट क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है, तो दोनों रेसेसिव होते, तो दोनों बोथ रेसेसिव है, तो इसको सप्रेस करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, नो वन टू सप्रेस, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेस होते हैं, फिर ये एक्सप्रेस होते हैं और फिर कैरेक्टर ड्वार्फ दिखता है यानी रेसेसिव दिखता है। ठीक है, तो ये बोल, तो इससे एक लॉ दिया उन्होंने, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने इससे क्या दिया, एक लॉ दिया, जिस लॉ को मेंडल ने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल गेव अ लॉ कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें मेंडल क्या बोलते हैं, इसमें मेंडल वही बोलते हैं कि कैरेक्टर जब, मतलब 2 प्योर पेरेंट को क्रॉस करके जब F1 हाइब्रिड आता है, ठीक है, F1 हाइब्रिड, अब वो कैसे आता है, 2 प्योर पेरेंट को क्रॉस करने से आता है, पता है। ठीक है, कंटेन्स 1 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव एलील, 1 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव एलील। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। ठीक है, डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, while recessive does not express in presence of dominant, while
रेसेसिव डज नॉट एक्सप्रेस, कब नहीं एक्सप्रेस करता? डोमिनेंट के प्रेजेंस में, वाइल रेसेसिव डज नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, इन अ प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले केस में डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा टॉल। ठीक है, टॉल कैरेक्टर दिखेगा हमको, एक्सप्रेस करना मतलब वो कैरेक्टर शो करना। ठीक है, और इस केस में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले केस में आप वहां पे कोई है ही नहीं डोमिनेंट, तो यहाँ पे फिर वो डॉर्फ ही शो करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डॉर्फ शो नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे डॉर्फ शो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट अलील उसको सप्रेस करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? 2 मिनट। सो एनी डाउट्स? अभी तक कोई डाउट्स है? चैट में क्वेश्चन पूछो। औरंगाबाद से सीईटी में आएगा ये, बिल्कुल आएगा। बेस्ट बायो सर, थैंक यू वेरी मच भाई। चलो चलो, आप लोगों का प्यार ऐसे ही रहने दो मेरे को। बस क्या चाहिए आपसे, आपको पता है ना? आपको क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए आपको पता है। ठीक है, मेरे को चाहिए लाइक। ठीक है, लाइक इसीलिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का बॉक्स हमारे पास बना हुआ है। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, और डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमारे पास एक दूसरा लॉ आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा लॉ भी मोनोहाइब्रिड से आ जाता है, तो वो दूसरा लॉ भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले लॉ से, हाँ पहले लॉ से, पहला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे हमको एक लॉ मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक लॉ मिलता है हमको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉ मिलते हैं, एक मिलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक दूसरा मिलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आप देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? देखो, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। अब हमें पता है कि कैरेक्टर हमेशा होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में ऐसे रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब गमिट फॉर्मेशन का टाइम आता है, ये 2n क्रोमोसोम नंबर है पेरेंट में, लेकिन जब ऑफस्प्रिंग बनाने की बारी आती है तो पेरेंट क्या करता है? गमिट बनाता है, गमिट प्रोड्यूस करता है। और जब गमिट बनते हैं तो ये होमोलॉगस में से एक पेयर एक गमिट में जाता है और दूसरा जो है दूसरे गमिट में जाता है, तो अब ये हैप्लॉइड हो जाते हैं क्रोमोसोम। मतलब कैपिटल टी इधर आ चुका है और स्मॉल टी इधर आ चुका है। ठीक है, तो ये गमिट बन चुके हैं। फिर ऐसे किसी और पेरेंट से कोई और गमिट आता है, कोई और पेरेंट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये भी गमिट बनाता है ऐसे। कैपिटल टी वाला गमिट, ये कैपिटल टी वाला गमिट हो गया, फिर ये स्मॉल टी वाला गमिट हो गया। ठीक है, ये गमिट। अब मान लो ये और ये गमिट ऐसे फ्यूज हो गए, तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा ना। ठीक है, और ये स्मॉल टी वाला गमिट फ्यूज हो गया, तो ये स्मॉल टी बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हम देखते हैं कि सेग्रीगेशन में क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोलते हैं? ये जो 2 अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये जो 2 अलील है, ठीक है, अलील का क्या है? पेयर। स्टेज टुगेदर, ये साथ में रहता है। कौन से कंडीशन में? ये डिप्लॉयड कंडीशन में, ये वाली साथ में रहता है। ठीक है, अलील का पेयर जो है स्टेज टुगेदर थ्रू आउट जनरेशन। थ्रू आउट मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक, थ्रू आउट जनरेशन ये साथ में रहता है। ठीक है, बट सेपरेट कब होता है? देखो ये सेपरेट हो रहा है ना, सेपरेट हो रहा है ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। गमिट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं थ्रू आउट जनरेशन, बट सेपरेट या सेग्रीगेट बोलो, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेग्रीगेशन वर्ड यूज किया है। तो सेग्रीगेट एज इट इज ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन। और ये जब साथ में रहते हैं तो ये मिक्स नहीं होते। ठीक है, स्टे टुगेदर विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर, तो जब ये साथ में रहते हैं तो ये विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर रहते हैं थ्रू आउट जनरेशन। तो हमने लॉ क्या पढ़ा यहाँ पे? लॉ ये पढ़ा कि अलील का जो पेयर है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये साथ में रहेंगे। कब रहेंगे साथ में? थ्रू आउट जनरेशन
विदाउट मिक्सिंग कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स के ऐसा कुछ बीच का नहीं बन जाएगा, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। ये साथ में रहेंगे थ्रू आउट जनरेशन, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन बीच में जो एक प्रोसेस आता है गमिट फॉर्मेशन, जब ये अपना गमिट बनाएंगे तो गमिट के टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट एज इट इज ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। तो एज इट इज ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। तो यहाँ तक आपने समझा इसको, ठीक है ना, यहाँ तक आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो लॉ पता चले, किससे, दो लॉ पता चले आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, दो लॉ पता चले। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि भाई कौन सा एक्सप्रेस होगा, टॉल एक्सप्रेस होगा, तो टॉल एक्सप्रेस है तो इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला हमने, ठीक है, इसको हमने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया पहला हमारा यहाँ, ठीक है, डोमिनेंस। अब हमने क्या बोला कि ये अलील क्या हो रहा है, ये ऐसे कैपिटल टी और ये ऐसे स्मॉल टी, ये सेपरेट हो रहे हैं ना भाई, तो इसको लॉ ऑफ ये बोलेंगे सेग्रीगेशन। यहाँ पे भी सेपरेट हुए होंगे अलील, कैपिटल टी में से ये कैपिटल टी इधर आ गया, कैपिटल टी इधर आ गया, तो कोई भी एक ही आया यहाँ पे, ठीक है, ये कैपिटल टी इधर आ गया मान लो, ये भी सेपरेट हुए होंगे, स्मॉल टी इधर स्मॉल टी इधर, तो आपका स्मॉल टी ही आया, ठीक है। तो सेग्रीगेशन, तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी काम करता है, ठीक है। तो दोनों लॉ आपके क्लियर हो गए, किस चीज से, दोनों लॉ आपके क्लियर हो गए आपके इस कंसेप्ट से कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका पहला तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होता है और जो रेसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस से और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप बना लोगे, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपको अभी, ठीक है, तो आप बना लोगे, ठीक है। आगे का डिस्कशन करते हैं, ऑल क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। आगे का डिस्कशन करते हैं अभी, 2 मिनट, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे का डिस्कशन है दूसरा, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारे को तीसरा लॉ मिलता है, जो कि तीसरा लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसको पढ़ने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसके लिए हमको पढ़ना होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब डाइहाइब्रिड का मतलब क्या है, दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड प्रोड्यूस होना, ठीक है, हाइब्रिड फॉर टू कैरेक्टर, और क्रॉस हम दो प्योर पेरेंट के बीच में करते हैं ताकि हम ऐसा हाइब्रिड बना पाए जो दो कैरेक्टर के लिए। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन, क्रॉस बिटवीन, क्या लिखेंगे, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट, ठीक है, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट फॉर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए जब हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमको एक एग्जांपल पढ़ना है, मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, टू कैरेक्टर कौन कौन से, एक कैरेक्टर लिया था सीड शेप, ठीक है, एक लिया था सीड का कलर लिया था, कलर, और दूसरा लिया था सीड का शेप, सीड लिख दिया मैंने, कोई नहीं, सीड का शेप, ठीक है, आप समझ लो, सीड लिखा है सीड, ठीक है, शीड हो गया वो गलती से, ठीक है। तो सीड का शेप और सीड का कलर, हमारे पास दो ऐसे कैरेक्टर है, ये दो कैरेक्टर है, कैरेक्टर, टू कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कैरेक्टर हो गए, सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक है। अब सीड का शेप और सीड के कलर में एक कैरेक्टर हम डोमिनेंट बात करेंगे और एक कैरेक्टर हम रेसेसिव बात करेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर उन्होंने जो लिया था सीड कलर, वो येलो कलर था, कौन सा कलर था, येलो, ठीक है, येलो सीड कलर, और रेसेसिव था ग्रीन सीड कलर, ठीक है। डोमिनेंट शेप था इनका राउंड और रेसेसिव शेप था रिंकल्ड, ठीक है। अब इसके लिए अलील देखो, येलो के लिए अलील थे कैपिटल वाई, ठीक है, ग्रीन के लिए अलील थे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई जानबूझ के छोटा निकालना है आपको, कैपिटल वाई जानबूझ के बड़ा निकालना है ताकि फर्क दिखे, ठीक है। राउंड के लिए दिया उन्होंने कैपिटल आर, प्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और रिंकल्ड प्योर के लिए दिया स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टर है। अब इन्होंने इसका कैरेक्टर का क्रॉस किया, एक प्लांट जिसमें ये
प्योर डोमिनेंट प्लांट है। प्योर डोमिनेंट है मतलब उसमें कैसे सीड है, सीड का शेप येलो है और सीड का कलर येलो है और सीड का शेप जो है वो राउंड है, ठीक है। तो उन्होंने एक प्योर डोमिनेंट प्लांट और प्योर रेसेसिव प्लांट की बात करी, प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव, ठीक है। तो उन्होंने प्योर प्लांट इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, प्योर डोमिनेंट है ना, प्योर प्लांट के बीच में ही तो क्रॉस करना होता है, और प्योर रेसेसिव, ऐसे दो प्लांट के बीच में इन्होंने क्रॉस किया। तो प्योर डोमिनेंट क्या आया, प्योर डोमिनेंट आया कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। और प्योर रेसेसिव क्या आया, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको हम नाम क्या देंगे, इसको नाम हम देंगे येलो राउंड, और इसको नाम क्या देंगे, ग्रीन रिंकल्ड, ये कैरेक्टर है इसकी, ठीक है। तो इनके बीच में क्रॉस किया गया। जब इनके बीच में क्रॉस किया गया तो इनको क्या मिला, यहां से देखो इसको एज अ मोनोहाइब्रिड ही समझो, कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ हुआ। तो कैपिटल वाई में से क्या आएगा, दोनों में से कोई भी एक कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल वाई में से कोई भी एक स्मॉल वाई आएगा। वैसे ही कैपिटल आर में से कोई भी एक कैपिटल आर आएगा, और स्मॉल आर में से कोई भी एक स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो ये उनका क्रॉस हुआ, और क्रॉस होके यहाँ पे इनको एक हेट्रोजाइगस मिला, F1 हाइब्रिड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, F1 हाइब्रिड। तो इनको अब एक F1 हाइब्रिड मिल गया, ठीक है। F1 हाइब्रिड में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें कैरेक्टर कैसे बोलोगे आप, हमको पता है डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस होता है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई में डोमिनेंट कौन है, कैपिटल वाई कौन सा कलर शो करता है, येलो, ठीक है। तो आप बोलोगे ये येलो है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर में से डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर कौन सा कलर ये शेप शो करता है, राउंड, तो ये राउंड है। तो 100% हमको येलो राउंड मिले, हमको 100% क्या मिले, 100% हमको 100% येलो राउंड मिले, ठीक है, 100%, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब F1 को क्रॉस किया, ठीक है, F1 को क्रॉस किया। तो अब कैपिटल वाई, 2 मिनट, ये इसी को क्रॉस किया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस किया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, ठीक है। तो अब क्रॉस करने के लिए हमको क्या बनाने पड़ेंगे, इनके गमिट्स, और गमिट्स में हर कैरेक्टर का एक अलील होना चाहिए। देखो 2 कैरेक्टर है यहाँ पे, एक सीड शेप एक सीड कलर, तो हर कैरेक्टर का एक अलील एक गमिट में होना चाहिए। तो अलील के गमिट कैसे बनाते हैं, अब गमिट्स बनाते हैं, गमिट्स का कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनसे गमिट कैसे बनाते हैं, देखो 4 टाइप के गमिट बनते हैं। पहले गमिट में कैपिटल वाई होगा, तो इधर से कैपिटल आर होगा, तो ये गमिट बन गया, ये गमिट बन गया आपका, ठीक है। कैपिटल वाई का मतलब एक कैरेक्टर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसमें से कैपिटल वाई ले लिया, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से देखो दोनों में से एक ही अलील जाना चाहिए गमिट में, दोनों नहीं जाने चाहिए, दोनों हो गए तो डिप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड होना चाहिए ना, एन होना चाहिए, आधा क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कैपिटल वाई आ गया, इधर से कैपिटल आर आ गया, ठीक है। ऐसा है दूसरा गमिट, अगर दूसरा कॉम्बिनेशन होगा तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर होगा, ठीक है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर होगा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। तीसरा क्या होगा, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर होगा, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर होगा, या स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो आपके 4 गमिट बन सकते, कितने गमिट बन सकते हैं, 4। देखो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर स्मॉल वाई के साथ, समझा क्या, देखो कैपिटल वाई के साथ या तो कैपिटल आर लो या तो स्मॉल आर लो, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर ले लिया, फिर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। फिर वैसा ही स्मॉल वाई के साथ भी कैपिटल आर ले लिया, फिर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। तो ये आपने गमिट बना लिया। अब देखो यही गमिट आपको ऊपर दिख रहे हैं ये बॉक्स में, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो यही गमिट, अब इसको उल्टा किया उन्होंने, हमने वहां से कैपिटल वाई के साथ किया, इन्होंने स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ किया, तो बात एक ही है। अब देखो ये गमिट आ गए, तो ऐसे ही गमिट सेम इधर भी है, क्योंकि दोनों सेम पेरेंट है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कैरेक्टर को कैसे हम फ्यूज करेंगे, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से भी कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल आर आएगा, ठीक है, यहाँ से भी कैपिटल आर आएगा, फिर एक कैपिटल वाई आएगा और एक स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल आर आएगा, फिर यहाँ से स्मॉल आर आएगा, फिर कैपिटल वाई आएंगे दोनों, ठीक है। फिर ऊपर से देखो कैपिटल स्मॉल आर वाई, इधर से कैपिटल आर वाई, तो एक कैपिटल आर पहले लिखेंगे, फिर स्मॉल आर लिखेंगे, फिर कैपिटल वाई लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न होता है, अब आप ऐसे जोड़ी लगा के लिख सकते हो, या तो आप जोड़ी लगा लो कि ऊपर से कैपिटल आर आ रहा है,
नीचे से भी साइड से कैपिटल आर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से स्मॉल वाई आ रहा है, इधर से कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। या तो आप ऐसी जोड़ी लगाओ या आप एक पैटर्न फॉलो करो। मैं पैटर्न बताता हूँ, देखो ये चारों लाइन सेम है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये आपको हाईलाइट करके देखो, ये वाली लाइन सेम है, ये वाली, ठीक है, सेम है। सेम बोले तो जो यहाँ है वही यहाँ पे भी आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई करके देखो, ठीक है। वैसे ही ये लाइन सेम है, ये वाली देखो दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम होने वाला है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम होने वाला है, तो उसको भी कर लेते। तो क्या करेंगे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे होगा, 2 मिनट, ठीक है। मैंने बोला कि जो यहाँ पे, सॉरी वो नहीं, उल्टा हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला अभी जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे वही आपको, वही ये एक डब्बा छोड़ के यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। वैसा ही सेम यहाँ पे भी होगा आपके लिए, वैसा ही सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। जो आपको यहाँ पे मिलेगा वही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। फिर जो यहाँ मिल रहा है वो एक डब्बा छोड़ के यहाँ मिल रहा है, जो यहाँ मिल रहा है वो एक डब्बा छोड़ के यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न है। अब पैटर्न आप समझ गए, तो आप यहाँ से एक का निकाल दो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो एक का क्या निकालोगे, कैपिटल आर इधर से आएगा, स्मॉल आर इधर से आएगा, स्मॉल वाई। तो आप बोलोगे कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई। इधर भी आप वही लिखोगे, कैपिटल आर, ठीक है, इधर भी आप वही लिखोगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर अब ये सिंगल डब्बे, सिंगल में आप क्या लिखोगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इधर कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। और लास्ट में तो फिर वही होता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये आपका टेबल भर गया है। आपने समझा होगा मैंने कैसे भरा है इसको। देखो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से आपको ये भी दिया है पैटर्न। तो पहला डब्बा कैपिटल आर कैपिटल वाई, आखिरी डब्बा स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ जो आएगा एक डब्बा छोड़ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये वाली लाइन पूरी आएगी। फिर यहाँ पे जो आएगा वो एक डब्बा छोड़ के यहाँ आएगा, फिर ये दोनों आएंगे, फिर ये अकेला आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से पैटर्न हो गया। समझ में आया पैटर्न, ठीक है। जो भी 4 लोग ऑनलाइन है प्लीज बताओ, पैटर्न समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि कितने डोमिनेंट है, कितने रेसेसिव है, कितने डोमिनेंट है, कितने रेसेसिव है। तो आपको ये देखना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको ये बोला है कि कैपिटल आर क्या होगा, राउंड होगा, ठीक है। कैपिटल वाई क्या होगा, येलो होगा, राउंड येलो, ठीक है। फिर राउंड येलो होगा। फिर यहाँ पे भी ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ठीक है। तो ऐसे राउंड येलो कितने आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाला देखो, ये वाला मैं आपको ये एक हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखो, ये राउंड और ग्रीन है, कैपिटल आर राउंड है, स्मॉल वाई ग्रीन है, ठीक है। ये वाला देखो, स्मॉल आर क्या है, ये रिंकल्ड है, कैपिटल वाई क्या है, येलो, रिंकल्ड येलो। तो आप बोलोगे आपको कैसे कैरेक्टर मिलेंगे, आपको कैरेक्टर कैसे मिलेंगे, देखो आपको कैरेक्टर ऐसे मिलेंगे, कैरेक्टर आपको इस तरीके से मिलेंगे। पहले राउंड के साथ आपको येलो मिलेगा, राउंड के साथ येलो कितने मिलेंगे, 9, ठीक है। येलो राउंड बोलो या राउंड येलो बोलो, 9 मिलेंगे, ठीक है। फिर राउंड के साथ आपको ग्रीन मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको 3। आप देख लेना चेक करके, ठीक है। मैं आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, इसलिए आप चेक करके देख लेना, आपको इतने ही मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको ये राउंड के साथ येलो हो गया, राउंड के साथ ग्रीन हो गया, ठीक है। अब आपको रिंकल्ड के साथ येलो मिलेंगे, ये आपको कितने मिलेंगे, 3, ठीक है। और फिर आपको रिंकल्ड के साथ, ठीक है, रिंकल्ड के साथ आपको ग्रीन मिलेंगे, ग्रीन, तो ये आपको मिलेंगे 1, ठीक है। तो येलो राउंड देखो, येलो राउंड आपको 9 मिले, ग्रीन राउंड भी आपको 3 मिले, येलो रिंकल्ड भी 3 मिले और ग्रीन रिंकल्ड भी क्या मिले, 1 मिले, ठीक है। तो 9:3:3:1 का रेशियो होता है, 9:3:3:1
1, ये फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। वैसे ही जीनोटिपिक रेशियो को अगर आप देखो, जीनोटिपिक रेशियो देखो आप, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, वो आता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। ये रेशियो आता है आपका फिर जीनोटिपिक। जीनोटिपिक का मतलब क्या कि कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने मिले, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने मिले, ये जीनोटिपिक रेशियो है। तो ये आपका 1:2:2:4:1:1:2:1, ठीक है। तो ये आपको याद करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस से अभी ये थोड़ा सा डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ये है, फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो से हमको क्या मिलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिलता है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीसरा लॉ पढ़ रहे हैं हम अब मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है यहाँ पे कि जब दो कैरेक्टर या दो से ज्यादा कैरेक्टर के लिए क्रॉस होता है, ठीक है, जब दो कैरेक्टर या दो से ज्यादा कैरेक्टर के लिए क्रॉस होता है, तो कैरेक्टर का जो अरेंजमेंट है, अलील्स का जो अरेंजमेंट है, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ अलील और कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ, मेंडल ने क्या एक्सपेक्ट किया, मेंडल ने बोला अब मैं दो कैरेक्टर के लिए क्रॉस करूँ, येलो राउंड ग्रीन रिंकल, ठीक है। तो मेंडल ने सोचा कि सारे 100% आए, तो मेंडल ने क्या सोचा था कि अगले जनरेशन में क्या आएंगे, येलो राउंड वाले 3 आएंगे, 3 येलो राउंड आएंगे और एक ग्रीन रिंकल्ड आएगा, ऐसा सोचा था, एक ग्रीन रिंकल्ड आएगा, जैसे पहले मिला था 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो ऐसा सोचना गलत है क्या, बताओ। येलो राउंड का क्रॉस ग्रीन रिंकल्ड से किया, ठीक है, और सारे के सारे येलो राउंड आए। तो अगली जनरेशन में उसने सोचा कि भाई 3 येलो राउंड आएंगे और एक ग्रीन रिंकल्ड आएगा, मतलब येलो के साथ हमेशा राउंड आएगा और ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल्ड ही आएगा, मतलब ऐसे कुछ अदला बदली नहीं होंगे कैरेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा येलो के साथ राउंड भी आया, लेकिन येलो के साथ रिंकल्ड भी आया, येलो के साथ राउंड भी आया, देखो येलो के साथ राउंड तो आया ही, लेकिन येलो के साथ रिंकल्ड भी आया। वैसे ही ग्रीन के साथ राउंड भी आया और ग्रीन के साथ रिंकल्ड भी आया, मतलब यहाँ पे उन्होंने जो सोचा था उससे क्या हुआ, उससे कॉम्बिनेशन बने। येलो के साथ राउंड तो आया ही, लेकिन येलो के साथ रिंकल्ड भी आया, ग्रीन के साथ रिंकल्ड तो आया ही, लेकिन ग्रीन के साथ राउंड भी आया, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे ये इनका इंटरचेंज हुआ कि येलो के साथ रिंकल्ड भी आ सकता है, ग्रीन के साथ राउंड भी आ सकता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, येलो के साथ रिंकल्ड भी आ सकता है और ग्रीन के साथ राउंड भी आ सकता है, जो पहले हमको नहीं दिखा था। ये रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है, नए कैरेक्टर आए, ठीक है, सब नए कैरेक्टर हमको देखने मिले, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला जब कैरेक्टर का इनहेरिटेंस 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर के लिए होता है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि येलो के साथ हमेशा राउंड ही जाएगा, डिपेंड नहीं करता, येलो के साथ रिंकल्ड भी जा सकता है। तो उन्होंने बोला when two parents crossed for more than 2 character, 2 or more than 2 character, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 or more than 2 character, for 2 or more character, 2 or more character। तो हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, inheritance of one character does not depend on inheritance of another, या अदर, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि येलो आया, जो हमने पहले येलो राउंड का क्रॉस किया था ना, येलो राउंड का क्रॉस किया था हमने किसके साथ, ग्रीन रिंकल्ड के साथ सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि येलो के साथ हमेशा राउंड ही आएगा, ठीक है। येलो के साथ रिंकल्ड भी आ सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रीन के साथ रिंकल्ड ही आएगा, ग्रीन के साथ राउंड भी आ सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, जब अगली जनरेशन में कैरेक्टर जाएंगे
तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब डिपेंड नहीं करेंगे। येलो है तो राउंड जाएगा ही, ऐसा डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मतलब अरेंजमेंट, तो इनकी अरेंजमेंट इंडिपेंडेंटली होगी, ना कि डिपेंडेंट होके होगी। समझ में आया? बताइए मुझे, हैव यू अंडरस्टूड? लाइक कर दो और आगे शेयर करो, है ना। हर टॉपिक के बाद मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, बिकॉज आई फील कि आप ही लोग कर सकते हो, है ना। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। यू हैव द पावर टू स्प्रेड द नॉलेज, ठीक है। आप लोगों में वो पावर है कि आप नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो, और अगर ये पावर आप यूटिलाइज करोगे सही से, ठीक है, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई फील कि आप अगर अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है, अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा होता है, ठीक है। इसी को लोग कर्मा के नाम से भी जानते हैं, बट मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो हमने अब ये देख लिया, ठीक है, हमने ये देख लिया कि दैट इज डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, ठीक है। प्रॉपरली सब समझ गए हम लोग। अब आगे का डिस्कशन करते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। हमने बैक क्रॉस पढ़ा है कि किसी भी पेरेंट से, ठीक है, F1 जनरेशन जो है जब F2 के लिए क्रॉस करेगा, F1 F2 के लिए क्रॉस करेगा, मतलब F1 से क्रॉस हो गया F2 आएगा ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी भी एक पेरेंट से, ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी क्रॉस्ड विथ वन ऑफ द टू पेरेंट। तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक पेरेंट से क्रॉस करेगा, या तो कैपिटल टी से क्रॉस करेगा या कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा। तो हम बोलते हैं क्या होगा, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी क्या आता है, F1 आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इससे क्रॉस करता है या इससे क्रॉस करता है, दोनों से, तो ये बैक क्रॉस होता है। ये कौन सा क्रॉस होता है, बैक। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस इससे होता है, ये वाला सिर्फ, ठीक है। तो हम बोलेंगे F1 जनरेशन क्रॉस ओनली विथ रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो F1 जनरेशन यहाँ पे लिखा है F1 हाइब्रिड विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो सिर्फ होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करेगा तभी उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आता है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है, 1:1 आता है। तो उतना आपको याद रखना है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का ये रेशियो कितना आता है, 1:1 आता है। कैसे आता है 1:1, उसको क्रॉस करके देख भी लो, ठीक है। 1:1 कैसे आता है वो देख सकते हो आप क्रॉस करके। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, तो आप इसको प्यूनेट स्क्वायर में डालो, प्यूनेट स्क्वायर में डालो क्या आएगा, ठीक है। प्यूनेट स्क्वायर में क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे मेल ले लो, यहाँ पे फीमेल ले लो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी को कर दो, स्मॉल टी को कर दो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी। तो दो आपको ड्वार्फ मिलेंगे। ड्वार्फ आपको कितने मिलेंगे, 2। और ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, टॉल मिलेंगे। टॉल भी आपको कितने मिलेंगे, 2। तो 2/2 1/1 बोल सकते इसको, ठीक है। तो एक तरीके से आपको रेशियो मिला 1:1, ठीक है, 1:1। क्लियर, ठीक है। आगे देखो, आगे का डिस्कशन हम ये करेंगे कि डेविएशन ऑफ मेंडेलियन फाइंडिंग। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट इस जगह पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया, ठीक है। मतलब उन्होंने देखा कि मेंडल को जैसे रिजल्ट मिले, क्या हमको भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उनको ऐसे सेम टू सेम रिजल्ट नहीं मिले, तो उन्होंने उसको बोला कि मेंडेलियन डेविएशन, मतलब मेंडल से थोड़े अलग फाइंडिंग। मेंडल जैसे ही जेनेटिक्स पे काम किया गया आगे, लेकिन उनके रिजल्ट मेंडल से थोड़े अलग आए, मेंडल की फाइंडिंग से अलग आए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए, मतलब सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, 2 अलील्स। यहाँ पे एक हमको मेंडल के एक्सपेरिमेंट से एक नॉलेज मिलता है कि एक कैरेक्टर, एक ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल करता है और एक जीन के 2 अलील होते हैं। एक कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल करता है और एक जीन के कितने अलील होते हैं, 2 अलील। दोनों अलील इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये कभी कभी कंप्लीटली डोमिनेंट हो सकते हैं। मतलब मेंडल ने क्या बोला था, 2 अलील जो है, दोनों अलील, एक कैपिटल एक डोमिनेंट होता है और एक स्मॉल जो है वो रेसेसिव होता है। ये मेंडल का फाइंडिंग था। लेकिन यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया तो उनको पता चला कि दोनों अलील डोमिनेंट हो सकते हैं भाई। दोनों अलील, ये भी डोमिनेंट हो सकता है और ये भी डोमिनेंट हो सकता है, दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। या दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे, दोनों आधे आधे डोमिनेंट हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके की अब नई रिसर्चेस आने लगी। मेंडल ने बोला था 2 अलील होते हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होता है। दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट मेंडल के जगह सही था, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या मिला, मुझे मिला दोनों अलील डोमिनेंट, दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मिला। तो ऐसे नए नए तरीके के खोज हुए। फैक्टर्स जीन फॉर डिफरेंट ट्रेट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो यही बोला है कि कभी कभी फैक्टर असॉर्ट यानी जो उनका अरेंजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है,
या कभी कभी अरेंजमेंट डिपेंडेंट भी होता है। तो कुछ साइंटिस्ट को डिपेंडेंट भी मिला, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने अगर कैरेक्टर, जैसे अभी मेंडल का हमने कैरेक्टर देखा क्रॉस, तो येलो के साथ राउंड जाता है या येलो के साथ ग्रीन भी जाता है। लेकिन कुछ ने अगर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एनिमल में, तो उनको दिखा कि येलो के साथ हमेशा राउंड ही जाता है और ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल्ड ही जाता है। ऐसे दिखा किसी और पेरेंट, किसी और कैरेक्टर में, किसी और एनिमल में, दो कैरेक्टर, ठीक है, ऐसे दिखे। तो उन्होंने बोला डिपेंडेंट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगा, कभी कभी डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेंडल के 3 लॉ थे, 3 लॉ में से 2 लॉ, एक लॉ यूनिवर्सल था और 2 लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो, मेंडल के लॉ के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो मेंडल का जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बोला कि एक अलील क्या होगा, एक अलील डोमिनेंट होगा और एक अलील डोमिनेंट होगा और एक अलील रेसेसिव होगा, ऐसा मेंडल ने बोला। लेकिन आगे हमने क्या देखा कि कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि दोनों अलील डोमिनेंट हो सकते हैं भाई, दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, मतलब ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। लॉ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है ये लॉ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी दोनों अलील डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या बोलते हैं, दूसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या बोला उन्होंने कि ये जो अलील है ये हमेशा साथ रहेंगे, ये सेपरेट होंगे ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। ये गमेट फॉर्मेशन में क्या होंगे, गमेट फॉर्मेशन में ये सेपरेट होंगे, ठीक है, सेपरेट होंगे। तो ये सही है, ये हर जगह ऐसा ही होता है, कोई भी कैरेक्टर रहे, कैपिटल आर रहे, कैपिटल आर स्मॉल आर रहे, ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, ठीक है, गमेट फॉर्मेशन सेपरेट होते हैं। तो ये किसी भी कंडीशन में फिट होता है, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तीसरा लॉ मेंडल ने दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि दो अलील एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। मतलब कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, मतलब जान दो, ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट बताते। राउंड के साथ येलो भी जा सकता है बोला उन्होंने, ठीक है, राउंड के साथ येलो जा सकता है। दूसरा क्या बोला, राउंड के साथ ही रिंकल्ड भी जा सकता है, ठीक है। वैसे ही बोला, वैसे ही रिंकल्ड के साथ ग्रीन के साथ भी राउंड जा सकता है और ग्रीन के साथ ही रिंकल्ड भी जा सकता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बोला उन्होंने। इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का क्या होता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा उन्होंने बोला। बट बाकी के साइंटिस्ट ने क्या बोला, ऐसा जरूर नहीं है, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी राउंड के साथ सिर्फ येलो ही जाएगा। मतलब ये दूसरे की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि मान लो आई कलर और स्किन कलर की बात कर ली, तो उस आई कलर के साथ वही स्किन कलर जाएगा, ऐसा। तो डिपेंडेंट होता है, समटाइम्स इट कैन बी डिपेंडेंट, समटाइम्स इट कैन बी डिपेंडेंट। अब वो क्यों डिपेंडेंट होता है, उसका आंसर क्रोमोसोम के स्टडी से मिलता है। इट कैन बी डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट। तो कभी कभी अभी हमने बोला कि भाई एक क्रोमोसोमल पेयर ये ले ली, ध्यान दो, एक क्रोमोसोमल पेयर ये ले ली और एक क्रोमोसोमल पेयर ये ले ली, देखो ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल आर का कैरेक्टर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर का कैरेक्टर है, यहाँ पे मेरे को कैपिटल वाई का कैरेक्टर है, यहाँ पे स्मॉल वाई का कैरेक्टर है, ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों साथ में जा सकते हैं या ये दोनों साथ में जा सकते हैं, मतलब कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है, ये क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे। लेकिन अगर ये सेम ही क्रोमोसोम पे होते, इधर कैपिटल आर और इधर कैपिटल वाई, तो इनको तो साथ में ही जाना पड़ता ना भाई, अगली जनरेशन में ये दूसरे किसी के साथ जा ही नहीं सकता, फिर इसको साथ में ही जाना पड़ेगा। कैपिटल आर मतलब राउंड के साथ येलो जाना ही होगा, ऐसा, ठीक है। तो क्रोमोसोम अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे कैरेक्टर है, अलग अलग क्रोमोसोम पे वो अलील है, वो जीन है, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो सेम क्रोमोसोम पे है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा ये सेम क्रोमोसोम पे, तो अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये लॉ भी आपका क्या हो जाता है, यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, ये भी यूनिवर्सली
नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो कौन से लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? सिर्फ एक ही लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और कौन से नहीं है? तो आपका पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस भी नहीं है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन दी है वहां पे आगे ऊपर कि हम दो तरीके का यहाँ पे ये जो आगे पढ़ने वाले मेंडल के अलावा जो हम यहाँ पे अब आगे के इनहेरिटेंस के पार्ट पढ़ेंगे उसको न्यू मेंडेलियन यानी पोस्ट मेंडेलियन बोलते हैं, पोस्ट मेंडेलिज्म इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल के बाद हुए इनहेरिटेंस पे रिसर्च, इनहेरिटेंस की रिसर्च जो मेंडल के बाद हुई। ठीक है, तो न्यू मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करते हैं अभी कि मेंडल के बाद जो भी रिसर्चेस हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है चैप्टर सबको? समझ में आ रहा है तो बोल दो यस, नहीं आ रहा है तो बोल दो नो, है ना। आगे का डिस्कशन करते हैं। कितना टाइम हो गया है? बहुत बड़ा लंबा टाइम हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है तो बोलो यस, बोलो लाइक कर दो वीडियो को। कितने लाइक्स हो गए अभी हमारे पास? वेरी गुड, यस बोल रहे हैं महेश गायकवाड़, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप्स पे वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम इसको और आगे अच्छे से बढ़ा पाए। ठीक है, चलो अभी हम आगे का डिस्कशन करते हैं। तो हमको यहाँ पे बोला है कि आपने देखो मेंडेलियन डेविएशन के बारे में पढ़ रहे हैं हमने बोला कि एक ट्रेट एक ही कैरेक्टर एक ही जीन कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन। ठीक है, एक जीन के दो अलील होते हैं, एक जीन के कितने अलील होते हैं? दो अलील। लेकिन अगर दोनों अलील अगर डोमिनेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? को डोमिनेंस। और दोनों अलील अगर पार्शली डोमिनेंट है, पार्शली मतलब आधे आधे, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के डेविएशन पढ़ रहे, डेविएशन। मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था एक जीन, एक कैरेक्टर के एक जीन होता है। ठीक है, 2 मिनट, एक कैरेक्टर एक ट्रेट एक जीन से कंट्रोल होता है, ऐसा मेंडल ने भी बोला था, कोई दिक्कत नहीं। मेंडल ने ये भी बोला था कि एक जीन के 2 अलील होते हैं, ये भी मेंडल ने सही बोला। लेकिन मेंडल ने बोला एक जीन के 2 अलील, इसमें से एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है, ये मेंडल ने बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या डेविएशन है कि दोनों अलील डोमिनेंट होंगे तो कोडोमिनेंस, दोनों डोमिनेंट होंगे तो कोडोमिनेंस, और दोनों आधे आधे डोमिनेंट होंगे तो इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। देखा डेविएशन आ गया। डेविएशन कहाँ पे आया कि मेंडल ने जो बोला वही है अभी भी। ठीक है, मेंडल ने बोला एक कैरेक्टर एक जीन, सही है, एक जीन के 2 अलील, सही है। ठीक है, लेकिन 2 अलील में से एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ये मेंडल ने बोला। हमने बोला ऐसा नहीं होता हर बार, कभी कभी दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, कभी कभी दोनों आधे आधे डोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब वही दूसरा एक सिंगल ट्रेट। सिंगल ट्रेट का मतलब यहाँ पे सिंगल जीन, मतलब एक कैरेक्टर एक ही जीन से कंट्रोल होगा, ये भी मेंडल ने बोला, सही है। फिर आगे देखो, एक जीन के जरूरी नहीं है 2 ही अलील होंगे, कभी कभी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेंडल ने बोले थे 2 होंगे, यहाँ पे कभी कभी मोर देन 2 अलील भी हो सकते हैं। इसको मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलीलिज्म। अब देखो, अब तीसरा, मेंडल ने बोला था एक जीन होगा, एक कैरेक्टर होगा, एक कैरेक्टर के एक ही जीन होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक कैरेक्टर के 2-3 जीन भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मोर देन 1 जीन भी हो सकते हैं कभी कभी। तो ये डेविएशन है ना भाई, आगे जाके भी रिसर्चेस कंटिन्यू हुई, मेंडल के बाद और लोगों ने भी रिसर्च करी। मेंडल की रिसर्च के बाद जब रिसर्च आगे बढ़ी तो लोगों को ये पता चला कि हमेशा एक अलील डोमिनेंट एक रेसेसिव ऐसा नहीं होता, कभी कभी दोनों डोमिनेंट होते हैं पूरे पूरे, या कभी कभी आधे आधे। पूरे पूरे होंगे तो कोडोमिनेंस, आधे आधे होंगे तो इनकम्प्लीट। फिर बोला कि एक जीन से, एक कैरेक्टर से एक जीन कंट्रोल होता है, सही है, लेकिन हमेशा 2 ही अलील होते हैं ऐसा भी नहीं होगा, कभी कभी 2, 3, 4 अलील भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला कि एक कैरेक्टर एक ही जीन से कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी 2-3 जीन से भी कंट्रोल होता है। जैसे हमारे हाइट का कैरेक्टर 50 से भी ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है। इसके फिनोटाइप देखो कितने, 5 फुट 6, 5 फुट 7, 5 फुट 8, 5 फुट 9, है ना, 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट, कितनी सारी हाइट के फिनोटाइप्स है। ठीक है, ऐसे एक टॉल एक ड्वार्फ ऐसा नहीं है ना, एक आदमी 6 फीट का और दूसरा आदमी 3 फीट का, ऐसा तो नहीं है, बीच में भी बहुत सारे कंटिन्यूअस वेरिएशन आते हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कशन करते हैं। आगे का डिस्कशन, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मेनी ट्रेट। तो एक अकेला जीन बहुत सारे कैरेक्टर भी कंट्रोल कर सकता है। अभी ऊपर हमने क्या बोला, एक कैरेक्टर एक ही जीन कंट्रोल करता है, यहाँ पे बोला कि एक अकेला जीन एक जीन 2, 3, 4 कैरेक्टर भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये डेविएशन है, इनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये इंट्राजेनिक इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। इंट्राजेनिक मतलब एक ही जीन के अंदर अलील के बीच का इंटरेक्शन, एक ही जीन्स के अंदर अलील के बीच में, मतलब अलील अगर दोनों डोमिनेंट है तो कोडोमिनेंस। देखो जीन एक ही है, जीन के अंदर अलील 2, अगर दोनों अलील डोमिनेंट है तो कोडोमिनेंस, अगर दोनों अलील इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है मतलब आधे आधे है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये उसमें पड़ेंगे। ठीक है, मल्टीपल अलील भी, एक ही जीन में 2 से ज्यादा अलील है तो मल्टीपल अलील। तो ये 3 कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे? इंट्राजेनिक, मतलब जीन एक ही है,
जीन के अंदर 3 कंसेप्ट है, ठीक है। जीन के अंदर क्या होता है, अलील। अब ये अलील अगर दोनों डोमिनेंट है तो कोडोमिनेंस, दोनों आधे आधे है तो इनकम्प्लीट, और 2 से ज्यादा है, 3 4 5 अलील है तो फिर आप बोलोगे यहाँ पे मल्टीपल अलील, ठीक है। 2 मिनट पानी पी लेते थोड़ा। प्रेजेंट सर, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो अब इंटरजेनिक की बात करते हैं। इंटरजेनिक का मतलब है दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन, दो अलग अलग जीन्स के बीच में। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब ये आपको इतना डिटेल में है नहीं, आपको बस प्लियोट्रॉपी है। प्लियोट्रॉपी है जहां पे एक जीन 2 3 4 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। बाकी पॉलीजीन भी आपको अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ना आपको एपिस्टेसिस है, ना सप्लीमेंट्री, ना कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। हाँ, इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखने कि इंटरजेनिक इनहेरिटेंस में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन, एपिस्टासिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये आपके एक तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल है, और इसमें आपको सिलेबस में सिर्फ प्लियोट्रॉपी है, बाकी सब डिलीटेड है। डिलीटेड मतलब अभी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप सोचोगे कोरोना के पहले का सिलेबस की बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं, ठीक है। सिलेबस में ही नहीं है ओवरऑल, ठीक है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में फर्क समझते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों अलील है तो दोनों अलील आधे आधे एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। मान लो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये दोनों आधे आधे एक्सप्रेस होगा। ये भी आधा एक्सप्रेस होगा तो पूरा टॉल नहीं होगा प्लांट, और ये भी आधा एक्सप्रेस होगा तो पूरा डॉर्फ भी नहीं होगा प्लांट। प्लांट की हाइट इन बिटवीन होगी, बीच में होगी। प्लांट ना पूरा आधा टॉल होगा ना पूरा डॉर्फ होगा, तो इंटरमीडिएटली टॉल होगा। इंटरमीडिएट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल इसमें मिराबिलिस जलापा है। मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्लांट होता है रेड फ्लावर का और दूसरा प्लांट होता है व्हाइट फ्लावर का। व्हाइट फ्लावर को कैपिटल आर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक प्लांट आपका रेड फ्लावर का है और एक प्लांट आपका व्हाइट फ्लावर का है। दोनों को क्रॉस करे तो इसमें से कैपिटल आ रहा है, इसमें से स्मॉल आ रहा है, दोनों साथ में है। दोनों साथ में आए तो यहाँ पे क्या बना, पिंक फ्लावर बना, पिंक फ्लावर, ठीक है। तो देखो कैपिटल आर ने भी अपना आधा एक्सप्रेशन किया ना, पूरा डोमिनेंट नहीं है, आधा, ठीक है। और स्मॉल आर ने भी आधा डोमिनेंट है, तो उसने भी आधा एक्सप्रेशन किया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, यहाँ पे पिंक फ्लावर, बीच का कैरेक्टर आया। तो यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर है कि पार्शियली अलील कैसे एक्सप्रेस होते हैं, अलील एक्सप्रेस होते हैं पार्शियली, ठीक है। अलील एक्सप्रेस होते हैं पार्शियली। तो आपको पहला स्टेटमेंट ये लिखना है, अलील का एक्सप्रेशन पार्शियल है, ठीक है, पार्शियल। और दूसरा क्या बोलोगे आप, दूसरा आप बोलोगे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है, बीच का कैरेक्टर आता है। इंटरमीडिएट कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कैरेक्टर। क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो एक्सप्रेस अलील कैसे होते हैं, पार्शियली, और कैरेक्टर कैसा प्रोड्यूस होता है, इंटरमीडिएट। तो आप देखो ये, अब साइंटिस्ट को ये यहाँ पे एक डाउट आया कि भाई अब क्या ये कैरेक्टर मिक्स हो गए, रेड और व्हाइट क्या मिक्स हो गए। मेंडल ने तो बोला था कैरेक्टर दोनों अलील एक साथ रहते हैं विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। सेग्रीगेशन का लॉ देखो, विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर ये साथ में रहते हैं। तो कैरेक्टर मिक्स नहीं हुए यहाँ पे, बस इंटरमीडिएट बीच का कैरेक्टर आया। अब देखो क्या हुआ, इनको जब फिर से क्रॉस किया गया, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से फिर से क्रॉस किया गया, तो कैपिटल आर फिर से रेड आया, मतलब ये पिंक फिर से सेपरेट हो गया रेड में, और कैपिटल आर स्मॉल आर फिर पिंक आए, और स्मॉल आर फिर व्हाइट आए। मतलब पिंक और व्हाइट फिर से मिले हमको। फिर से मिले मतलब क्या है कि ये मिक्स नहीं हुए, ये अलील साथ में तो थे लेकिन मिक्स नहीं हुए, ये एज इट इज सेग्रीगेट हो गए जब गमिट बने, ठीक है। तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। और आपका रेशो क्या आया, आपको रेशो में 1 रेड मिले, 2 पिंक मिले और 1 व्हाइट मिला। तो आपका फिनोटिपिक रेशो भी कितना आया, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशो भी कितना आया, 1:2:1। तो ये दोनों ही रेशो आपके 1:2:1 आए। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखनी है ये 2 चीजें कि कैरेक्टर के अलील कैसे एक्सप्रेस होते हैं, पार्शियली, ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर कैसा शो होता है, बीच का, इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर कोडोमिनेंस में आप क्या पढ़ते हो कि कोडोमिनेंस में पढ़ते हो दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। दोनों अलील कैसे एक्सप्रेस होते हैं, इक्वली। तो यहाँ पे वही लिखा है, इक्वल एक्सप्रेशन होता है। और कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को हमको नहीं मिलता। दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंटली मतलब प्रॉपर इक्वल में एक्सप्रेस करते हैं, और कोई बीच का कैरेक्टर हमको नहीं देखने मिलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, काऊ का दिया, एक आपके पास रेड काऊ है, एक व्हाइट काऊ है। काऊ मतलब बुल है मान लो, ठीक है। रेड काऊ का व्हाइट बुल के साथ क्रॉस हुआ, ठीक है। तो रेड काऊ और व्हाइट बुल मिलके क्या पिंक काऊ बनाएंगे क्या, आप सोचो पिंक काऊ बनेगी क्या, कभी देखिए ये पिंक काऊ नहीं ना। तो अब ये जो काऊ बनेगी इसमें रेड के कैरेक्टर भी इक्वली एक्सप्रेस हुए, देखो रेड स्पॉट्स है, ठीक है। और व्हाइट के भी कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस हुए, व्हाइट स्पॉट्स है। तो व्हाइट कैरेक्टर भी इक्वल एक्सप्रेस हुआ है, रेड कैरेक्टर भी इक्वल एक्सप्रेस हुआ है। तो ये जो काऊ आई है उसको रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोन काऊ,
ठीक है, अब जो रोन का क्रॉस किया गया तो रोन के क्रॉस में भी एक पूरी रेड आई, ठीक है, 2 रोन आई और एक पूरी व्हाइट आई, मतलब फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो अगेन क्या आया 1:2:1, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो देखो, फिनोटिपिक एक रेड, 2 रोन, एक व्हाइट, ठीक है। फिर जीनोटिपिक कैपिटल आर 1, कैपिटल आर डब्ल्यू क्या है 2 और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है 1, तो 1:2:1, मतलब आपका देखो इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को कैसे समझेंगे आप शॉर्ट में, सिंपल में देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलोगे, पहले कैरेक्टर अलील कैसे एक्सप्रेस होते हैं, अलील एक्सप्रेस कैसे होते हैं, पार्शियली। इसमें अलील कैसे एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेस इक्वली, ठीक है। पहला ही हमने ये देखा। दूसरा हमने क्या देखा, यहाँ पे अलील पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं, इक्वली एक्सप्रेस। दूसरा यहाँ पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है, जैसे पिंक, बीच वाला, व्हाइट और रेड के बीच में आता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर पिंक, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है इसमें कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आता, नो, पिंक जैसा कोई कैरेक्टर नहीं आता, अपना व्हाइट व्हाइट रहता है और रेड रेड रहता है। कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या है, दोनों में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे का डिस्कशन करते हैं। देखो अब हमारे पास है मल्टीपल अलील्स, ठीक है, मल्टीपल अलील्स के बारे में पढ़ेंगे अब। मल्टीपल अलील में हम क्या देखते हैं कि एक से ज्यादा अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में। When more than one allele responsible, more than 2 allele responsible for expression of character, it is called as multiple allele. तो more than 2 alternative form of gene, ठीक है, occupying the same locus on chromosome। तो वही डेफिनेशन है अलील की, हमने बोला था 2 or more than 2 form of gene present on same loci on homologous chromosome, ठीक है। तो homologous chromosome पे जब 2 से ज्यादा अलील हो, जनरली 2 होते हैं हमें पता है एक जीन के लिए, जब 2 से ज्यादा हो तो उसको मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल ये हमने समझा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं। मल्टीपल अलील्स ये जो है ये एक तरीके से म्यूटेशन से आता है। म्यूटेशन मतलब क्या होगा कि आपका जो एक अलील था पहले, उसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो एक एक्स्ट्रा अलील बन जाता है मल्टीपल अलील। मान लो आपके पास एक अलील था कैपिटल टी, एक अलील था स्मॉल टी। अब कैपिटल टी में म्यूटेशन हो गया और ये कैपिटल टी स्मॉल टी के अलावा एक और अलील बन गया। मान लो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे T1 नाम से एक और अलील बन गया। T1, कैपिटल टी एक अलील हो गया, स्मॉल टी एक अलील हो गया और T1 नाम से एक और नया अलील हो गया। और ये अलील क्यों हुआ, क्योंकि इस जीन में म्यूटेशन हो गया, तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। और नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, किसी नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं कि मल्टीपल अलील्स क्या है, एक तरीके से मल्टीपल अलील जब 2 से ज्यादा अलील एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हो, 2, 3, 4 अलील जब एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हो तब उसको मल्टीपल अलील बोलते हैं। और मल्टीपल अलील म्यूटेशन से आता है, किससे आता है, म्यूटेशन से आता है। और ये हमेशा डोमिनेंट से थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। अब ड्रोसोफिला के कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या होता है, एक मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के विंग साइज को, विंग शेप को हम अलग अलग अलील से डिनोट करते हैं। तो फ्रूट फ्लाई के विंग शेप को देखो अलग अलग अलील से डिनोट करते हैं। अगर अलील VG+ है जो कि नॉर्मल है, VG+ अलील में नॉर्मल विंग्स होते हैं, ठीक है। VGNI में निग्ड विंग, निग्ड यानी कटे हुए विंग्स होते हैं, ऐसे कटे हुए, निक करना यानी काटना। VGNO में नॉच्ड विंग होते हैं, नॉच यानी विंग में ऐसे नॉच आना, नॉच यानी ऐसे ये देखो ऐसे नॉचेस आना, विंग में ऐसे नॉचेस आना, तो नॉच्ड विंग, ठीक है। स्ट्रैप विंग, विंग ऐसा स्ट्राइप लाइक हो जाना, ST VGST वाला जो अलील है वो स्ट्रैप्ड विंग, विंग्स के ऐसे स्ट्रैप्स हो जाते हैं, स्ट्रैप्स ऐसे स्ट्रैप्स हो जाते हैं, स्ट्रैप, ठीक है। वेस्टिगियल विंग, VG सिर्फ VG होगा तो वेस्टिगियल मतलब कोई विंग ही नहीं होगा, नो विंग, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई को विंग शेप के लिए आपके पास अलग अलग अलील है। पहले तो नॉर्मल ये आपका ओरिजिनल अलील था, इसमें म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ, म्यूटेशन। तो इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये भी बना, इसी में म्यूटेशन हुआ तो ये भी बना, ठीक है। या मान लो इसमें म्यूटेशन हुआ होगा तो ये बना होगा, डिपेंड करता है कि किसमें म्यूटेशन से क्या बना, ये बना होगा या इसके म्यूटेशन से ही ये बना होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से म्यूटेशन हुआ और अलग अलग तरीके के अलील बने। इसी में एक एग्जाम्पल आपका ABO ब्लड ग्रुप वाला भी है, इसको समझते हैं, ये पेपर में आता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझते हैं तरह। ठीक है, तो आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया, पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होता है वो 3-4 टाइप का होता है, ए, बी, ए बी और ओ। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो इसको बताने के लिए भी क्या होता है, इसके लिए भी जीन्स होते हैं। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो जीन है उसको आई जीन बोलते हैं। कौन सा जीन बोलते हैं? आई जीन। ठीक है, आई जीन के कितने अलील होते हैं? 3 अलील होते हैं, 3 अलील्स। कितने अलील होते हैं? 3। कौन कौन से? आई ए, आई बी और आई मतलब नॉर्मल आई, या आई ओ भी बोलते हैं कभी कभी इसको, किसी किसी बुक में आई ओ लिखा होता है, ओ का मतलब 0। ठीक है, तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, आई ए, आई बी और आई, ऐसे 3 अलील होते हैं। एक बार फिर से लिखता हूं मैं, आई ए, आई बी, तीसरा या तो होता है आई बोलो इसको, या इसी को आई ओ भी बोलते हैं। तो आप ऐसा फर्क मत करो दोनों में, दोनों सेम है। ये दोनों अलील डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं, मतलब ये होंगे तो ये एक्सप्रेस होंगे, लेकिन ये अलील जो है, ये वाला एक ये दोनों मतलब एक ही अलील है, आई बोलो या आई ओ बोलो, बात एक ही है, तो ये रेसेसिव है। ठीक है, अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, तो उसमें कौन से अलील होंगे? अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें कौन से अलील होंगे? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कौन से अलील होंगे? और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें कौन से अलील होंगे? ठीक है, तो देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पे अलील हो सकते हैं आई ए, दोनों अलील डोमिनेंट है तो ए ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं, या फिर आई ए के साथ आई ओ रेसेसिव है, ओ एक्सप्रेस नहीं करेगा, ए करेगा, तो ए की वजह से ए ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है, वैसे बी का है तो क्या होगा? आई बी, या होगा आई बी आई ओ, या आई ओ बोलो या आई बोलो। ठीक है, तो आप बोलते हो कि आई बी आई ओ। ठीक है, तो ये 2 तरीके से, मतलब बी वाला एक्सप्रेस करेगा तो बी ब्लड ग्रुप आएगा, ओ वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट, ए बी में क्या होगा? ए बी में आई ए होगा और आई बी होगा, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। दोनों एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? याद करो, कौन सा डेफिनेशन याद आ रहा है इससे? दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्वली। कौन सा डेफिनेशन याद आ रहा है? आंसर चाहिए मेरे। ठीक है, इससे डेफिनेशन है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, तो हम यहाँ पे कोडोमिनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ए बी ब्लड ग्रुप आपका कोडोमिनेंस को एक्सप्रेस करता है। और ओ में हम क्या बोलते हैं? ओ में आई ओ, दोनों रेसेसिव होंगे। आई ओ दोनों रेसेसिव होंगे तब जाके आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप कंफर्म है कि आपके बॉडी में आई ओ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में अगर इससे दूं आपको, मान लो एक फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप है ओ, और मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी। तो कितना परसेंट चांस है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ होगा? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ये कितना परसेंट चांस है बताओ? क्वेश्चन समझा क्या? फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, परसेंटेज ऑफ चांस पूछा है कि ओ ब्लड ग्रुप कितना होगा। ठीक है, आंसर मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी 100%। बताओ, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, इसका चांस कितना परसेंट? तनिष्क ने 40% बोला है। जल्दी 40%, बस एक ही आंसर आएगा, और किसी ने नहीं देना आंसर। ठीक है, और किसी ने आंसर नहीं देना क्या? 25% बोल रहे हैं अभी तनिष्क। ठीक है, तो आपके पास एक आखिरी चांस है। 10 तक काउंट कर रहा हूं मैं। 1, 2, 10। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ो। देखो, इसका आंसर आएगा 0%। कैसे आएगा 0%? बता दो। आप लॉजिक लगाओ ना। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है मतलब क्या है? आई ओ। मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आई ए आई बी। ठीक है, मदर का, ये फादर का है, ये कॉम्बिनेशन, ये मदर का है कॉम्बिनेशन। तो आप देखो, अगर किसी भी तरीके के अलील ज्वाइन होंगे तो आई ओ के साथ आई ए ज्वाइन होगा, आई ए, तो ये ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा।
आई ओ के साथ आई भी ज्वाइन होगा, तो ये क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप 50% चांस होगा ए का और 50% चांस होगा बी का, और कोई चांस होगा ही नहीं। ओ का चांस क्या है, ओ इधर है ही नहीं ना भाई, इधर अगर आईओ होता, ऐसा आईओ आता तो हम बोलते कि चांस है, लेकिन इधर आईओ का अलील ही नहीं है मदर में, तो ये ओ ब्लड ग्रुप आने का चांस है ही नहीं। समझ में आया क्या, अंडरस्टूड, ओ ब्लड ग्रुप आने का चांस ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं। आगे का डिस्कशन, तो अब हमारे पास प्लियोट्रॉपी है, समझा कि नहीं समझा, बोलो मेरे को एक बार। ओ अच्छा, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलो आगे का डिस्कशन देखते हैं। तो अब हमारे पास है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में हम क्या देखते हैं, प्लियोट्रॉपी में हम देखते हैं कि जब एक सिंगल जीन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक सिंगल जीन जब आपके दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। मतलब आपका जीन एक ही है लेकिन वो दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्लियोट्रॉपी बोलते हो, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपिक रेशियो इज 1:2 आता है, जनरली रेशियो 3:1 होना चाहिए, बट यहाँ पे रेशियो 1:2 आता है। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हीमोफीलिया दिया है। हीमोफीलिया में होता क्या है आपको पता होगा, हीमोफीलिया में बेसिकली हमारे जो आरबीसी होते हैं वो सिकल, हीमोफीलिया नहीं दिया, सॉरी सिकल सेल एनीमिया दिया है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया दिया है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल दिया है, सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, इसमें आरबीसी का शेप, आरबीसी का शेप जनरली ऐसा बाइकॉन्वेक्स होता है, बाइकॉन्केव होता है, सॉरी बाइकॉन्केव स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ये जनरल होता है। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल में क्या होता है, इसमें आरबीसी का शेप ऐसा कॉमा शेप हो जाता है, सिकल शेप बोलते हैं इनको, कॉमा शेप, हाफ मून शेप, हाफ मून शेप हो जाता है। इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है, ठीक है, O2 कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलता और पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन नॉर्मल है, ठीक है, अगर कोई पर्सन, मतलब मैं नॉर्मल हूँ, मुझे सिकल सेल एनीमिया नहीं है, आप नॉर्मल है, तो आपको कैसे अलील होंगे, HbA अलील होगा आपके बॉडी में, ये नॉर्मल का अलील है, नॉर्मल है, और ये डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट मतलब आरबीसी का शेप नॉर्मल होगा और ये अलील डोमिनेंट है। HbS जो है ये सिकल शेप का अलील है, डिसीज्ड अलील है, ये रेसेसिव अलील है, तो इससे सिकल सेल होता है, इससे क्या होता है, सिकल सेल होता है, और ये रेसेसिव अलील है। कैसा अलील है, रेसेसिव अलील है। तो ये हमारा नॉर्मल डोमिनेंट अलील है, ये सिकल सेल का रेसेसिव अलील है। अगर मेरी बॉडी पूरा मैं पर्सन नॉर्मल हूं तो मेरे बॉडी में अलील कैसे होंगे, दो अलील होते हैं ना, अलील कितने होते हैं, दो होते हैं, सबको पता होगा। अगर मैं पूरा एक नॉर्मल इंसान दिख रहा हूँ आपको, तो मेरे बॉडी में अलील कैसे होंगे, HbA ये नॉर्मल बंदे के अलील है, ठीक है, नॉर्मल बंदे के अलील है। फिर आप बोल रहे हो अगर मैं डिसीज्ड हूँ, डिसीज, तो मेरे बॉडी में अलील कैसे होंगे, HbS ये डिसीज्ड के अलील है। अगर मैं कैरियर हूं, कैरियर मतलब जो डिसीज को सिर्फ कैरी कर रहा है, तो क्या अलील होंगे, अलील होंगे HbA और HbS, तो ये कैरियर होगा कंडीशन, मतलब मैं इस अलील को कैरी कर रहा हूं, मैं हूं नॉर्मल, ये अलील डोमिनेंट है ना, तो मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं आपको नॉर्मल दिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरे बॉडी में रेसेसिव अलील है, मतलब मैं अपने बच्चे में ये रेसेसिव अलील अगर डालूंगा तो मेरा बच्चा जो है, मान लो मैंने भी HbS दे दिया और बच्चे की मम्मी ने भी HbS दे दिया, तो ये जो बच्चा है ये कैसा हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर दिया है, इसका रेशियो 2:1 क्यों आता है, इसका रेशियो दिया है 2:1 आता है, ठीक है, 3:1 नहीं आता, रेशियो 2:1 आता है। कैसा 2:1 आता है, देखो उसको डिस्कस करेंगे अभी, वाई रेशियो इज 2:1। तो हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे दो कैरियर की शादी हो रही है, एक कैरियर की शादी दूसरे कैरियर से हो रही है, HbA HbS। तो अगर यहाँ पे HbA HbS को हम सेपरेट कर ले तो देखो HbA के साथ HbA का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, HbA के साथ HbA का ज्वाइन होगा तो HbA नॉर्मल बनेगा, तो ये पर्सन नहीं मरेगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन HbA का ज्वाइनिंग HbS के साथ होगा, ठीक है, ये वाला
ठीक है। तो ये HbA एक नॉर्मल है, HbS मतलब ये कैरियर है, ये भी मरेगा नहीं, मतलब इसकी डेथ नहीं होगी, बट ये जो है ये कैरियर रहेगा, ठीक है। ये भी आगे अपना जो है जीन ट्रांसफर कर सकता है आगे। HbS का अगर कॉम्बिनेशन HbA के साथ हुआ, ये वाले, ठीक है, तो HbA HbS ये भी कैरियर होगा। लेकिन HbS का जो कनेक्शन है ये HbS के साथ हुआ तो ये डिजीज हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। अगर इसकी डेथ हो गई, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो बचे क्या? बचे आपके 2 कैरियर और 1 नॉर्मल, तो रेशियो आया 2:1। तो रेशियो क्या आता है? 2:1। अब आप बोलते हो कि सर ये 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, आपने बोला था एक जीन 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, ये तो हमको पता ही नहीं चला। तो एक जीन 2 कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करता है वो बताता हूँ, ठीक है। एक जीन 2 कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करता है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो कैरियर पर्सन होता है, ध्यान देना, ये जो कैरियर पर्सन होता है ये जनरली नॉर्मल होता है। HbA HbS का ये जो कैरियर होता है ये वैसे तो नॉर्मल होता है, उसका आरबीसी का शेप भी नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल आरबीसी होता है इसमें, ठीक है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन टेंशन में जाता है, वो पहाड़ पे जाता है, माउंटेन पे जाता है, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन टेंशन में जाता है, अंडर ऑक्सीजन टेंशन, जब उसको कम ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, अंडर ऑक्सीजन टेंशन, इसके आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है। आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? सिकल शेप हो जाता है। तो ये 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है एक टाइम पे, 2 कैरेक्टर, तो जनरली नॉर्मल भी है और शेप सिकल शेप भी होता है। तो इससे डिसीज के सिम्टम्स आते हैं, डिसीज सिम्टम्स। और लंबे समय तक अगर रहा, वो लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन टेंशन में रहा, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, कैन डाई ऑल्सो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर बाय 1 जीन, 2 और मोर, क्योंकि सिम्टम्स सारे आ रहे हैं ना, 2 और मोर कैरेक्टर बाय सिंगल जीन, ठीक है। तो ये आपने डिस्कस किया, तो यहाँ पे आपका प्लियोट्रॉपी भी कंप्लीट हो जाता है, और प्लियोट्रॉपी में सिकल सेल एनीमिया हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कि अभी तक हमने देखा कि कैरेक्टर कैसे फैक्टर के बेसिस पे या ऐसे कैरेक्टर जाते हैं, उसके डोमिनेंट रेसेसिव अलील फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, कैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट हुए, मेंडल के बाद मेंडल के कुछ डेविएशन हमने पढ़े, इंट्राजेनिक इंट्राजेनिक में हमने को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म पढ़ा, ठीक है। इंटरजेनिक में हमने सिर्फ सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, जो कि हमने प्लियोट्रॉपी में पढ़ा, जहाँ पे एक जीन 2 3 4 कैरेक्टर कंट्रोल करता है, ठीक है। तब ऐसे हमने ये सेक्शन जो था चैप्टर का आधा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आधा सेक्शन हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अगले सेक्शन में जो है कैरेक्टर क्रोमोसोम के बेसिस पे कैसे अगली जनरेशन में जाते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम के टाइप्स क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, इन चीजों के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहो, खुश रहो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलो बाय बाय। तो लाइव ख़त्म कर देते हैं अभी आज की। हाँ।